नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की और आज शुक्रवार का ब्लॉकबस्टर एपिसोड होगा कहानी कुर्सी का आपके लिए, जिसमें आज बड़ी खबरें हैं। और आज शुक्रवार के दिन हम इंटरनेशनल खबरों से पहले शुरुआत करेंगे। मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, एयर कमोडोर एस बैल हमारे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी और समीर चौगांवकर साहब स्टूडियो में आ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आप उनका। और आप वीकेंड की खुमारी में जाएं उससे पहले देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों की हम बात कर लेते हैं। पहले बात करेंगे ईरान के फतवे से क्या ट्रंप परेशान हैं, और इसके बाद मसूद अजहर की, जैश ए मोहम्मद वाले मसूद अजहर की पाकिस्तान में वापसी हो गई है और अपनी करतूतों पर वापस लौट आया है। इसके सबूत आपको हम दिखाएंगे। इमरान खान को बचाने के लिए, जेल से बाहर निकालने के लिए अब उनके बेटे जो ब्रिटिश नागरिक हैं वो पाकिस्तान आ सकते हैं और अपने पिता की रिहाई के आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। इसकी बात भी करेंगे। कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर कनाडा में गोली क्यों चली, इसकी कुछ डिटेल्स सामने आई हैं, वो भी आपको हम बताएंगे। और ये जो अहमदाबाद में बोइंग का क्रैश हुआ जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी, उसकी जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट 1-2 दिन में सामने आ सकती है। लेकिन उससे पहले कुछ जानकारियां विदेशी अखबारों को लीक हुई और वो जो खबरें छाप रहे हैं उसके मुताबिक वो अपने यहां बने जहाज और इंजन बनाने वाली कंपनी को क्लीन चिट देने में जुट गए हैं। इसकी बात भी करेंगे। लेकिन पहले ट्रंप और ईरान की बात। 15 दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान और इजरायल के बीच जंग को रुकवाया। ईरान और इजरायल में सीज फायर का ऐलान किया। हालांकि इससे पहले उन्होंने खुद अपने बमवर्षक विमानों को भी भेजा था ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करने के लिए। लेकिन इसके बाद ईरान में ट्रंप के खिलाफ फतवों का दौर शुरू हो गया है। किसी ने ट्रंप को मुहारिब घोषित किया, किसी ने ट्रंप की हत्या के लिए 870 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा कर दी। और अब ट्रंप को मारने के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के सलाहकार जावेद लारिजानी ने ब्लड पैक्ट मुहिम शुरू की है। लारिजानी यह भी बता रहे हैं कि ट्रंप को कैसे मारा जाएगा। इन्होंने कहा कि ट्रंप जब अपने रिजॉर्ट मारालागो में सन बाथ ले रहे होंगे, मतलब धूप सेक रहे होंगे, तो उस वक्त उन्हें नहीं मालूम होगा कि कहीं ऊपर आसमान में एक छोटा सा माइक्रो ड्रोन मंडरा रहा है और वो सीधा उनके ऊपर आकर के गिरे। उन्होंने कहा वो माइक्रो ड्रोन सीधे उनकी नाभि पर हमला कर सकता है। ट्रंप का जवाब भी आ गया। इस पर उनसे पूछा गया क्या आपको ईरान में आपके खिलाफ जारी फतवों से कोई परेशानी है, क्या आप सनबाथ लेते हैं? उन्होंने कहा वक्त अब तो वैसे नहीं, लेकिन काफी वक्त हो गया है, लोग मुझसे कह रहे हैं कि आपकी जान को खतरा है, लेकिन मुझे लगता नहीं, लेकिन हो भी सकता है। अब सवाल यह है कि ईरान से जिस किस्म की धमकियां ट्रंप को पहुंच रही हैं, कहीं ये ट्रंप को और उकसाने का काम तो नहीं करेंगी। ट्रंप अभी तक शांति से बैठे हैं और अब तो वो उन्होंने ये भी कहा था, मुझे मालूम है ये सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर ईरान के कहां छिपे हुए हैं, लेकिन मैं उनको नहीं मारूंगा, मैं उसका आदेश नहीं दूंगा, और उन्होंने किया भी नहीं ऐसा। लेकिन ईरान अब ट्रंप की जान के पीछे पड़ गया। इसमें बहुत सारी डिटेल सामने आई हैं। सबसे पहले वहीं के एक और अयतुल्ला ने एक फतवा निकाला था और कहा था कि जो भी व्यक्ति अयतुल्ला अली खमेनेई का दुश्मन है वो इस्लाम का दुश्मन है, वो अल्लाह का दुश्मन है। और सब जानते हैं कि दीन के दुश्मन का क्या अंजाम किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कुछ और धार्मिक गुरुओं ने ईरान में ये भी कहा कि ये हमें हमारे मजहब में इस बात को बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे युद्ध कर रहा है और वो धार्मिक युद्ध कर रहा है और वो खुद काफिर है, मतलब वो इस्लाम को मानने वाला नहीं है, तो उसे मौत के घाट उतारना, उसे मारना ये जायज है। अब इसके बाद एक बाढ़ सी आ गई। ईरान में मौजूद बहुत सारे इस्लामिक क्लरिक, इस्लामिक धर्मगुरु जो हैं वो ट्रंप के खिलाफ बोलने लगे, फतवे जारी करने लगे। और हद तो तब हो गई जब इसके लिए एक फंड रेजिंग कैंपेन शुरू हो गया। एक वेबसाइट के जरिए, अब तो कुछ डेटा जो आया है उसके मुताबिक 40 मिलियन डॉलर जमा किए जा चुके हैं अभी तक। जो मैंने आपको फिगर अभी दिया था 870 करोड़ से ज्यादा ही होगा, ये उतना रुपया जमा हो चुका है। ट्रंप को जो व्यक्ति मारेगा उसे वो इनाम स्वरूप ये धनराशि दी जाएगी। तो आइए हम जरा इसकी बात करते हैं कि ईरान अब क्या खामखा में ट्रंप को उकसाकर अपने देश पर कोई और खतरे को न्योता दे रहा है। बैल साहब क्या लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं सौरभ जी आप। अगर ट्रंप को बोला जा रहा है इसका सर कलम करके लाओ, इनाम देने की बातें हो रही है, माइक्रो ड्रोन अटैक की, तो कहीं ना कहीं ये जो हार्ड लाइनर एलिमेंट है ईरान के अंदर वो उभर के ऊपर आ रहा है। और वो ये कह रहा है कि जब वो कह सकता है, उसने अटैक भी किया आके ईरान के 3 न्यूक्लियर अड्डों पे, और वो ये कह रहा है कि हमें आपकी जगह पता है, आप कहां पे रहते हो, खमैनी को। और अब ईरान के वजूद की बात आ रही है, ईरान की ये बात आ रही है कि हमारा
का जो एक स्टेटस है पूरे विश्व के अंदर और मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, तो कहीं वो खतरे पे तो नहीं आ रहा, कहीं ये तो नहीं लग रहा कि जो ईरान है वो उसका कोई भी वजूद नहीं है। तो इस वजह से हार्ड लाइनर एलिमेंट इसका इस्तेमाल करते हुए और इसको एग्जाम्पल लेते हुए और एक अपॉर्चुनिटी लेते हुए उन्होंने एक फतवे की अनाउंसमेंट की है। लेकिन इससे पहले भी की थी उन्होंने, अगर आपको याद हो सैटनिक वर्सेस सलमान रुश्दी का, और आपको याद हो स्टेज पे आके मातर करके एक हादी मातर करके एक आदमी था जिसने उनको स्टैब किया था मल्टीपल टाइम्स और उसको 25 साल की बाद में जेल भी हुई। तो कहीं ना कहीं ये फातवे बहुत सीरियस होते हैं। इसका मतलब है दो बार पहले भी अटैक हो चुका है ट्रंप के ऊपर जब वो इलेक्शन में थे, और दोनों बार बच गए थे। एक बार तो उनके कान के पास से गोली निकल के गई थी और उसमें भी ईरान की एजेंसीज का हाथ होने का था। अब अगर ऐसा कोई भी हमला होता है, यह लिख के ले लीजिए, और जो सौरभ जी कह रहे हैं कि यह उकसाने का काम है, और वैसे भी ट्रंप प्रेडिक्टेबल नहीं है। अगर उनको कहा जाए कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे और आपको मारेंगे, तो सोचिए ट्रंप क्या करेगा। ट्रंप इसका बदला जरूर लेगा। लेकिन साथ में नेतन्याहू का भी लिंक है। हो सकता है कि वो नेतन्याहू के द्वारा फिर से हमले शुरू करा दे, और अगर इस बात को आगे जोड़ा गया और इसके आगे अटैक्स हुए या फिर ये सेंटेंसेस बढ़ गए या कोई इंटेलिजेंस एजेंसी आती है, तो हो सकता है इजराइल के माध्यम से वापस ईरान पे अटैक शुरू कर दे। वहां बातें जो दुश्मन बताया जा रहा है ईरान का, वो तो नेतन्याहू को भी उसमें शामिल किया ट्रंप के साथ, लेकिन ऐसा स्पेसिफिक फतवा ये ट्रंप के खिलाफ ही आया है। अब आपने सही कहा, ये फतवे बड़े खतरनाक होते हैं। सलमान रुश्दी को बहुत वर्षों के बाद फतवा निकलने के उनको मारने की कोशिश की गई थी। फतवा होता क्या है? अगर आप इस्लाम के जानकारों से पूछेंगे तो फतवे का केवल एक सिंपल सा उत्तर यह है कि किसी ने कोई प्रश्न पूछा, उसका उत्तर। कोई इस्लाम का जानकार जब उसका उत्तर देता है तो उसको फतवा कहते हैं कि आपने सवाल पूछा था, ये इसका उत्तर। तो ऐसे ही किसी ने सवाल पूछा होगा कि ट्रंप क्या हमारा दुश्मन है या ट्रंप को क्या मारना चाहिए हमें, तो उसके जवाब में ये बातें वहां से निकल करके सामने आई हैं। एक इंटरेस्टिंग बात और, जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो ईरान को समझते हैं वो कह रहे हैं, उनका कहना, आपने जैसे भी हार्डलाइनर शब्द इस्तेमाल किया, ये वाकई में कोई हार्डलाइनर तबका है ईरान का जो अब ट्रंप की जान लेना चाहता है। और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इन लोगों की नज़र में तो अयतुल्लाह अली खमेनी भी मॉडरेट है। जिनको अमेरिका इजराइल वो हार्डलाइनर मानते हैं, इन लोगों की नज़र में वो मॉडरेट है। और अयतुल्लाह अली खमेनी ने इनको कुछ छूट दी थी, लेकिन ये तत्व अब उनके हाथ से भी बाहर निकल गए। अगर अली खमेनी के हाथ में होता तो शायद वो ऐसे फतवे जारी नहीं होने देते, लेकिन ये फतवे जारी हुए हैं। इसके पीछे एक और डायमेंशन ये है कि ईरान के अंदर अब ये बात बहुत खुलकर होने लगी है कि अयतुल्लाह के बाद सक्सेशन का वक्त आने वाला है। तो उस लिहाज से कि वहां जो नरम दल है और गरम दल है, इन दोनों के बीच के झगड़े के टसल के रूप में भी इस फतवे की पूरी कहानी को लेकर के देखा जा रहा है। हर्षवर्धन जी, अब ट्रंप के ऊपर फतवा है। नहीं, मुझे लगता है एक तो ये कि थोड़ा सा हम लोग इसको और दुरुस्त करें। ये कहते जरूर हैं कि जिज्ञासा समाधान है, लेकिन फतवा मतलब ये है कि आप कोई कुछ डिक्टेट करते हैं। ये बताते जरूर हैं, आप इस्लामिक विद्वानों से या उधर से पूछेंगे तो तुरंत पहली नज़र में कहेंगे अच्छा ठीक है भाई, हम लोग हिंदू हैं, कम जानते हैं, लेकिन पहली नज़र में वो आपको खारिज करेंगे कि अरे आप तो जानते ही नहीं हैं। फतवा कोई बुरी चीज़ थोड़ी नहीं, फतवा तो कोई व्यक्ति जाता है, कुछ मन में आया तो जिज्ञासा समाधान है, ऐसे वो बताते हैं। लेकिन हमने तो जो फतवा देखा है वो वही देखा है, कैसे कपड़ा पहनना है, कैसे रहना है, किसको मार देना है, किसने पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी कर दी उसकी गर्दन उड़ा देना, मतलब कुछ इसी तरह का होता है। तो पहले तो ये इसको हम बिल्कुल, मतलब मैं तो नहीं मान सकता हूं, इतने वर्षों में ये अनुभव है। अब ट्रंप के ऊपर फतवा जारी करने का, डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सर्वशक्तिमान देश के राष्ट्रपति हैं। डोनाल्ड ट्रंप की अपनी सिक्योरिटी दुनिया की सबसे ताकतवर सिक्योरिटी है, तो जाहिर है उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन इसका दूसरा पहलू देखना चाहिए, क्या ये जो कट्टरपंथी हैं, ये जो रेडिकल फोर्सेज हैं, ये अमेरिका को या उसकी पब्लिक को या उस पर कोई नया थ्रेट दे सकती हैं क्या, जिसकी चर्चा अब कम होती है क्योंकि अमेरिका ने अपने आप को बहुत फुल प्रूफ किया है, बहुत शानदार सिक्योरिटी की है। 9/11 के बाद वो अपने आप को बचाने में कामयाब रहे। तो क्या उस तरफ दुनिया जा रही है क्या, ये एक बड़ा खतरा है। दूसरा, हम जब कहते हैं कि खामनेई का नरम और गरम दल, तो ईरान के बारे में मैंने जो कुछ पढ़ा वहां कोई नरम और गरम दल जैसा कुछ है नहीं। वो मतलब बस यही है कि 2 सीढ़ी ऊपर खड़ा है, 2 सीढ़ी नीचे खड़ा है, सब एक्सट्रीमिस्ट हैं। और जो वो कहते हैं उसको भी समझना चाहिए, क्योंकि उनकी नजर में दुनिया में और कोई रहने लायक नहीं है। जब वो इजराइल को कहते हैं तो ऐसा नहीं है वो मतलब
यहूदियों को खत्म करना है इतना भर नहीं, वो कहते हैं इनको जीने का ही अधिकार नहीं। और किनके लिए? जिनके साथ बाकायदा यहूदी उसी देश में रहते थे। अभी भी कुछ यहूदी ईरान में है बेचारे, जिन शर्तों पर रहते होंगे, जबकि जो मुस्लिम इजराइल में है वो अपनी शर्तों पर है, उनको कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे लगता है ये भी दुनिया को समझना चाहिए। अब खामेनेई क्या इसको कुछ सुधार की तरफ ले जाना चाहते हैं? मुझे नहीं दिखा उनके पूरे कार्यकाल में कि ले जाना चाहते हो। कई बार ऐसी स्थितियां बनी, कभी लगा कि ठीक है अब थोड़ा कुछ ठीक करेंगे, लेकिन जिस तरह से, और जो 2022 में वो लड़की, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, जो विश्वविद्यालय में उसने अपने वो बुर्का और वो कपड़े उतार दिए थे, तो वो मतलब दिखाता है कि वहां बहुत खतरनाक स्थितियां हैं। हम लोग जो देखते हैं वो कभी कभी देखते हैं, और ऐसे बुर्के वाली महिला अगर नारे लगाते हुए दिख रहे हैं तो इससे भी साबित होता है कि वो जो फतवा शब्द है उसकी कितनी महत्ता है और वो उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। वो सीधे एक चीज और बहल साहब से जानना चाहता हूं, क्योंकि इसमें माइक्रो ड्रोन का जिक्र हुआ। माइक्रो ड्रोन जैसी कोई चीज होती है क्या? और अमेरिका के राष्ट्रपति की सिक्योरिटी को ब्रीच करके ड्रोन गिरा देना उसके ऊपर? देखिए, माइक्रो ड्रोन बहुत ही छोटे ड्रोन होते हैं, इनका वेट भी कम होता है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत एक्सप्लोसिव डाला जा सकता है जो कि एक पर्सन को हिट कर सकता है। तो ये क्वाडकॉप्टर्स में भी हो सकता है। ये छोटे छोटे जो ड्रोन होते हैं ना, जो आप देखते हैं ऐसे उड़ते हैं ऊपर और फिर जाके अटैक कर सकते हैं, लेकिन की रेंज बहुत कम होती है। ये ज्यादातर 3, 5, 6 मैक्सिमम 10 किलोमीटर तक रेंज होती है। यानी कि किसी को भी माइक्रो ड्रोन से हमला करना है तो ट्रंप के बहुत करीब तक आना है। और ट्रंप की जो कभी भी सिक्योरिटी होती है उसके 3-4 लेयर होते हैं, एक ही जगह नहीं होती। तो इसको करना, एग्जीक्यूट करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अटेम्प्ट अगर कोई करेगा तो माइक्रो ड्रोन भी एक तरीका है। वैसे तो अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का सबसे ज्यादा मतलब वेल प्रोटेक्टेड आदमी होता है। और अभी चाइना ने अभी जी मच्छर से कुछ बड़े आकार का ड्रोन बनाया है, और उस पर अभी जो वो उसी पर रिसर्च कर रहा है, वो उसी को आगे डेवलप कर रहा है कि उसको वो कंट्रोल करके चलाएंगे। अब ठीक है, वैसे तो ये लगता है कि एक्सप्लोसिव उस पर कितना जाएगा, लेकिन हम जो देख रहे हैं कि जितना छोटा होता जाता है उसकी मारक क्षमता उतनी अधिक होती जाती है। तो हो सकता है कि वो कुछ ऐसा डेवलप हो, तो खतरा तो होता है। दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो बड़ी असंभव सी लगती हो लेकिन की नहीं जा सकती। अमेरिका के राष्ट्रपति का कत्ल भी हुआ है, जॉन एफ कैनेडी मारे गए, आज तक नहीं पता किसने मारा था। ट्रंप के ऊपर 2 हमले खुद हो चुके हैं, गोली लगते लगते बची थी। हाँ, आप कितने भी ज्यादा सुरक्षा में रहते हो, लेकिन खतरा हमेशा बरकरार रहता है। अगली खबर पर बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह जोड़ दो ईरान को ले। हाँ बोलिए, प्लीज बोलिए आप। तेहरान था, तो खबरें ज्यादा है, मैंने सोचा केवल एक लाइन बोल रहा हूँ, इस पर नहीं, जो सारी बात होगी मैं ईरान के बारे में बोल रहा हूँ। खामनेई साहब को आपने कहा कि वो नरमपंथी दल के हैं, लेकिन मैं ईरान में, तेहरान में वहाँ रहा तो समझ में आया कि खामनेई साहब को लेकर जो वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत तकलीफ में है। और यदि 60 के 50 के, तो वो बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई वहाँ पे, करीब 1 हफ्ते में रहा, तो जो 40-50 के दशक में ईरान था, उससे जो पीढ़ी अब वहाँ पर झेल रही है वो बहुत मुश्किल काम है। और वो ये फ़र्क ठीक है जो हर चीज़ करें कि 1-2 सीढ़ी का फ़र्क है, बाकी बहुत मतलब ये ट्रंप की मुश्किल छोड़ दीजिए, ईरान की जो मुश्किल है, ईरान में जो लोग रह रहे हैं उनका जीना भी एक सामान्य तौर पर ठीक नहीं है। और सुसाइडल बम्बर को हमेशा याद कीजिए, सुसाइडल बम्बर जिसने मरना तय कर लिया ना, उसी के लिए कोई सुरक्षा का कोई मायने नहीं है। आपने अच्छा जो शब्द अभी बोला, मेरी अगली खबर इससे जुड़ी हुई है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर में आपको याद है कि पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर, उनके हेडक्वार्टर्स पर हमने 9 जगहों पर हमने हमला किया था, और उन जगहों को आपने खंडर में तब्दील होते हुए देखा। इसमें खास तौर पर लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के ठिकाने थे। अब यह आतंकवादी संगठन एक्टिव हो गए, इसको तो लेकर हम ही लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, कई बार आपको हमने वहां की तस्वीरें भी पाकिस्तान की दिखाई, लेकिन पहली बार जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर की आवाज फिर सुनाई दी है पाकिस्तान में, और इसने एक बार फिर भारत के ऊपर, जैसा अभी सर कह रहे थे, फिदायीन हमलों की धमकी दी है। मसूद अजहर मारा नहीं गया, ये बात तो हम सब जानते थे, अब इसका कंफर्मेशन हो गया, क्योंकि 2-1 रोज पहले ही मसूद अजहर का एक नया ऑडियो सामने आया, और इस ऑडियो में मसूद अजहर ये दावा कर रहा है कि वो जैश ए मोहम्मद के 10,000 फिदायीन, मतलब सुसाइड बॉम्बर तैयार कर रहा है। और इसका ये टेप उसी मदरसे में बजाया गया जिसमें इतनी सारी खिड़कियां बना दी थी, इसका बहावलपुर का हेडक्वार्टर,
वहीं पर, क्योंकि अब उसको ठीक ठाक कर दिया है पाकिस्तान की सेना ने, वहीं पर इस मदरसे में आने वाले लोगों को इसका ये टेप सुनाया गया, क्योंकि ये खुद तो छिपा फिर रहा है। इसको मालूम है कि भारत इसको छोड़ेगा नहीं, तो अब ये ऐसे खोले में तो नहीं घूम सकता। खास तौर पर इस हमले के बाद जो अप्रैल में हुआ 6-7 तारीख की रात को, बाल बाल बचा था उस हमले में। ये इसके परिवार के 21 लोग मारे गए थे, इसके रिश्तेदार वगैरह 21 लोग मारे गए थे, और रो रहा था तब कि काश मुझे उठा लेता ऊपर वाला। लेकिन अब ये कह रहा है मैं 10,000 फिदाइनों की फौज तैयार करूंगा। इसने कहा पाकिस्तान के पास 30,000 ऐसे लोग हैं जो खुशी खुशी बम बांधकर अपने मिशन पर निकल जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जैश ए मोहम्मद के लिए कहता है कि मैं 10,000 ऐसे लोग तैयार कर सकता हूं। बावलपुर की सुभान अल्लाह मस्जिद में मसूद अजहर की स्पीच सुनाई गई। इसमें ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र करता है, भारत की मिसाइलों के हमले का भी जिक्र करता है। ये कहता है फाइटर जेट से हम पर हमले किए गए, लेकिन जैश ए मोहम्मद के फिदाइन को ना मिसाइल मार सकती है, ना फाइटर प्लेन डरा सकते हैं। मसूद अजहर ने कहा कि अब तक दुनिया में कोई ऐसा वेपन नहीं बना जो जैश के जिहादियों को, फिदाइनों को खत्म कर सके, और ऐसे 10,000 खुदकुश हमलावर किसी भी वक्त दुश्मन मतलब भारत पर हमले के लिए तैयार है। और ऐसे नौजवान अल्लाह के फजल से दे सकती है जो इसी तरह मुस्कुराते हुए मौत को गले से लगाने के लिए तड़प रहे हैं, तैयार हैं। कल तक हमारे लिए मसला था कि किसे महाज पे भेजें किसे नहीं। आज जो मिलता है मुझे पर्ची देता है कि मुझे फिदाई हमले के लिए भेज दो, मुझे फिदाई हमले के लिए भेज दो। और तुमने दुनिया के हर असले के खिलाफ पेट्राइट मिसाइल तैयार कर लिए, इन मुजाहिदों के खिलाफ क्या तैयारी करोगे जो जिस्म के साथ बम बांध के जाते हैं? खुदा की कसम इन्हें रोकने के लिए कोई आला न तुम इजाद कर सके हो न कर सकोगे। इन मुजाहिदीन ने मुसलमानों तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है या तुम्हें कुछ दिया है? सच बताना। इन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा, इन्होंने किसी का कोई नुकसान नहीं किया, इन्होंने किसी का 1 रुपया चोरी नहीं किया, इन्होंने किसी मुसलमान को नहीं सताया। बल्कि आप लोग जो जिहाद फंड में पैसा डालते हो, ये मुजाहिदीन खुद नहीं खाते, ये पैसा अल्लाह के रास्ते में जाके लगता है। पंजाब के एक मुसलमान ने मुझे कहा कि मेरा जब भी कोई मुझ पर मुसीबत आती है, मैं थोड़े से पैसे उठाकर मुजाहिदीन के गले में जाके डालता हूँ। कहा उसी वक्त मुझसे मुसीबत दूर हो जाती है। कहा मेरा कोई नुकसान होता है, मैं मुजाहिदीन की जाके खिदमत करता हूँ, मेरा वो नुकसान खत्म हो जाता है। मुझे वो माजी याद आ गया जब एक मुजाहिद घोड़े पे जा रहा था, हजरत उमर फारूक उसके पीछे दौड़ते हुए जा रहे थे। किसी ने पूछा कि हजरत अमीरुल मोमिनीन इस मुजाहिद के पीछे क्यों दौड़ते हुए जा रहे हैं? अगर हजरत उमर को मुजाहिदीन की दुआओं की जरूरत थी, क्या पाकिस्तान वालों को जरूरत नहीं है? ज़मीर साहब, सांप बिल से निकल आया है और कह रहा है कि मेरे फिदाइनों को रोकने के लिए कोई हथियार किसी के पास नहीं है। देखिए साहब, बिल से निकल आया और बिलबिला भी रहा है जिस तरीके से भारत ने हमला किया है। और मुझे लगता है ये गिदड़ भपकी से ज़्यादा नहीं है, गिदड़ धमकी से मैं मानता हूँ। क्योंकि अब जैश ए मोहम्मद के संस्थापक जितने भी रहे, चाहे वो मसूद रहे हो या कोई और रहे हो, अब सब जानते हैं कि भारत की ताकत क्या है। और आए दिन को पता है कि कैसे मोटरसाइकिल सवार वहाँ पर एक एक करके निपटा रहे हैं। आज पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की पूरी सरकार अगर आतंकवादियों को सुरक्षा दे रही है और सिर्फ उनका वीडियो टेप जारी किया जा रहा है और वे धमकी दे रहे हैं कि भाई हमारे पास 10,000 फियादीन हैं जो किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। ठीक है, भारत को अलर्ट रहना होगा, क्योंकि जिस तरीके का इतिहास रहा है पाकिस्तान का, जिस तरीके का इतिहास रहा है जैश ए मोहम्मद का, जिस तरीके का मसूद अजहर का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो किस तरीके से लोगों को तैयार करता है और आतंकी हमले करता है। ठीक है, पहलगाम हमले के बाद वो किसी और पहलगाम हमले की तैयारी कर रहे होंगे। आज उन्होंने जम्मू में किया है, उसके पहले वो उन्होंने जिस तरीके से बम्बई में किया था, वो कई और आतंकी हमले की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि उनका एक आतंकी हमला इस बार जो भारत ने तय किया है कि अब किसी भी आपके एक्ट की कार्रवाई को हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और युद्ध के रूप में से लेंगे और फिर हमको फिर सबक सिखाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल पाकिस्तान की सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है, पाकिस्तान सेना की इतनी हिम्मत नहीं है और ऐसा है कि इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इसको अनुमति दे कि तुम भारत के खिलाफ कुछ करो। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर भारत के आकर उन्होंने कोई आतंकवादी हमला कर भी दिया, 10-5 लोगों को अगर मार भी दिया, तो उसका परिणाम कितना खतरनाक होगा उसका एक वो ट्रेलर देख चुके हैं। ऐसा इसका ये जैश ए मोहम्मद की मॉडस ऑपरेंडी रही है। अगर आप देखें कि किन भारत में किन हमलों में जैश ए मोहम्मद का नाम आया, तो बड़े हमले इसने कराए हैं।
पार्लियामेंट का हमला किया था, वो भी लोग मरने के लिए ही आए थे सारे के सारे, वो जैश इसी ने, मसूद अजहर ने कराया था। जम्मू कश्मीर की असेंबली पर एक फिदाइन हमला ही हुआ था, उसमें इसका हाथ था। और जहां तक मुझे लगता है शायद पुलवामा हमले में भी जो वो भी सुसाइड बॉम्बिंग ही थी, उसमें भी उसके पीछे भी जैश ए मोहम्मद ही था। तो सुसाइड बॉम्बिंग इसका एक तरीका रहा है जैश ए मोहम्मद का, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस डील करती आ रही है इससे आज तक, तो आगे भी करेंगी, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, वो खुलकर अगर ये कह रहा है कि मैं 10,000 सुसाइड बॉम्बर तैयार कर सकता हूं और ये खुशी खुशी बम बांधकर कहीं भी जाकर के हमला कर सकते हैं, तो ये भारत के लिए एक सोचने वाली बात तो है सर। फिदाइन, मैंने यही पहले भी आपको जिक्र किया कि फिदाइन हमलों को है ना कोई नहीं रोक सकता। ये सेना की ताकत से फिदाइन हमलों को मत जोड़िए। आप 9/11 को याद कीजिए, अमेरिका जैसा जो सबसे सुरक्षित देश माना जाता है, जब आप खुद मरने के लिए तैयार हो, वो चाहे 9/11 को बात करें, पार्लियामेंट के अटैक को, क्योंकि पार्लियामेंट अटैक तो मैंने खुद ने देखा है अपनी आंखों के सामने, इंदिरा गांधी का जो असैसिनेशन हुआ, राजीव गांधी का जो असैसिनेशन हुआ, वो सब फिदाइन हमले हैं। फिदाइन हमले को कोई भी रोकने में केवल इंटेलिजेंस वाले लोग काम कर सकते हैं, आर्मी के लोग काम नहीं। हाँ, मतलब घुसने इंटेलिजेंस पर काम होता है। तो इसलिए, और पाकिस्तान ये जानता है कि वो ये जो प्रॉक्सी वॉर है वो ही लड़ सकता है। आमने सामने की वार का नतीजा तो आपने अभी देखा ही है कि जरा सा भी उसमें हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन अब उसकी हिम्मत कम होगी, क्योंकि जो भारत सरकार का रुख है अब कि आप फिदाइन भी करेंगे तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, कुछ भी करोगे तो अब उसका नतीजा, तो उस डर की वजह से पाकिस्तान कितना रोकता है। लेकिन उनको भी तो अपनी दुकान चलानी, मसूद अजहर को। वो 10,000 नहीं होंगे, लेकिन 100 लोग तो होंगे फिदाइन उसके पास, जिसको वो लगातार तैयार करता रहता है। अच्छा, ये जो बोल रहा है वो जरा पाकिस्तान की, मैं तो कहता हूँ सोसाइटी के बारे में आप जरा सोचिए, जो वो किससे बता रहा है खुद ही कि मेरे पास एक व्यापारी आया, उसने कहा कि मैं इस तरह का मोटिवेशन तो वो खिदमत करना चाहता हूं, मेरी जिंदगी में जब भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता मैं तो बस जाकर के मुजाहिदों की सेवा करने लग जाता हूं। ये उसका कहना है। 10,000 30,000 ऐसे फिदाइन पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो सकते हैं, ये दावा भी मसूद अजहर ने किया। वो जो तस्वीर अभी चल रही थी वो जरा दोबारा चलाइएगा, उसी बहावलपुर के इसके हेडक्वार्टर की नई तस्वीर जो अभी आई थी, उसमें आपको दिख रहा होगा कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह सब, रिकंस्ट्रक्शन का काम ये देखिए शुरू हो चुका है। और ये पाकिस्तान की सरकार के पैसों से हो रहा है भाई, ये पाकिस्तान की सरकार करा रही है सारा का सारा। अमेरिका ने पैसा दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सौरभ जी। मेरा थोड़ा सा और डिफरेंट टेक भी है इसके ऊपर। जितने भी आतंकी संगठन हैं पाकिस्तान के अंदर, उनका बहुत क्लोज लिंक रहा है आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के साथ। अगर हमें लगता है कि ये आइसोलेशन में वो स्पीचेस दे रहे हैं, या जो भी अलग अलग स्पीचेस अलग अलग जगह, चाहे वो कराची है, हैदराबाद है, या दूसरे एरियाज हैं, लाहौर है, वहां पे दी जा रही हैं, तो ये हमारी गलती होगी। ये पूरा सोची समझी स्ट्रैटेजी है आईएसआई की, जिसके अंतर्गत ये वीडियोस को भी, ऑडियोज को भी रिलीज किया जा रहा है और एक तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा है जो कि फियर साइकोसिस क्रिएट कर सके भारत के अंदर। दूसरी चीज, और बहुत ही अहम ये है कि वो ये भी दर्शाना चाहते हैं कि ऑप सिंदूर करके हमने 100 आतंकियों को जरूर मार दिया होगा, लेकिन आतंकवाद को खत्म नहीं किया। तो क्या ऑप सिंदूर सक्सेसफुल रहा? ये चीज वो बोलना चाहते हैं हमको, और वो दिखा रहे हैं इनके थ्रू। तीसरी चीज, और बहुत ही अहम है, कि अब जिहाद के नाम पे फंडिंग भी कलेक्ट होनी शुरू हो गई है, और ये फंडिंग चारों तरफ से कलेक्ट की जा रही है। और जो चौथी चीज अगर देखें, कई आतंकवादी लीडर्स हैं, वो अब IWT का जो सस्पेंशन है, पानी का भी लिंक इसके साथ लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहता है और ये दर्शाना चाहता है कि आपके अटैक करने से कुछ नहीं होगा, अगर हम चाहें तो आपके अंदर फिदाइन हमले भी करा सकते हैं, और आपको हमारे साथ बात करनी ही पड़ेगी पानी के मुद्दे के ऊपर। तो अब दूसरे को भी अगर लिंक करके देखें, जोड़ के देखें, तो पानी का मुद्दा जो है वो एक्चुअली हर्ट कर रहा है पाकिस्तान को। आखिरी चीज जो मैं इस पे बोलना चाहता हूं कि ये जितने भी ये जिहादी लीडर्स है, ये कहते हैं मेरे पास 30,000 वॉलंटियर है, 10,000 तैयार हैं फिदाइन। 10,000 तैयार नहीं होंगे फिदाइन। ये जब हमने हमला किया तो एक डीमोटिवेशन भी हुई थी पाकिस्तान के अंदर इन आतंकी संगठन में। अब इनकी रिक्रूटमेंट भी इनको करनी है, इनको रीमोटिवेट भी करना है, इनको ये दर्शाना है कि ये जो भारत है इसको हम फिर भी अटैक कर सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा भारत के जवाब को अंडर एस्टिमेट किया, इसीलिए एयर स्ट्राइक भी हुई, सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई, और फिर अब ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, क्योंकि उनको लगा था कि भारत ऐसा जवाब नहीं देगा, लेकिन भारत ने करके दिखाया।
अब अगर ये दोबारा भारत के रिजॉल्व को चेक करना चाहते हैं तो कोई हिमाकत करके देख लें। भारत ने तो कह रखा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अब ये पाकिस्तान में इस किस्म की भड़काऊ भाषण स्पीचेस देने से हो सकता है कि वहां के लोग, आपने जैसा कहा, आतंकवादियों का मोटिवेशन बढ़ जाएगा, लेकिन बिना ये पाकिस्तान की सेना की हरी झंडी के तो मुझे नहीं लगता कि ऑपरेट करते हैं। और पाकिस्तान की सेना जरूर इस बात को अभी तोल मोल रही होगी कि अब भारत क्या करेगा अगर हमारे यहां से दोबारा कोई आतंकवादी हमला भारत के ऊपर हो गया तो। त्रिपाठी जी, नहीं, मुझे लगता है कि ये हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है कि नई चीज़ होने जा रही है और वो कह रहे हैं कि हम फिदाइन हो जाएंगे। और एक तो ये कि हम सबको इसको बोलना चाहिए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि जो मरने के लिए तैयार हो जाता है फिर उसका कुछ नहीं, कोई उसको डर नहीं होता है। बहुत डरपोक लोग होते हैं, इतने डरपोक होते हैं कि मरने से पहले अगर मर जाते हैं, ये जो शब्द मैं बोल रहा हूँ इसको जरा सुनिएगा, मरने से पहले मर जाते हैं ना, तो साथी उनका कहता है कि या अल्लाह मुझको भी ऊपर उठा लिया होता। मैं मसूद अजहर की बात कर रहा हूँ। उसके जब घर वाले मर गए ना, अगर डर नहीं होता तो घर वाले मरे तो उसको भी रोना आ गया, वो भी दहाड़े मार कर रो रहा था, वो भी कह रहा था कि मुझको भी उठा लिया होता। तो फिदाइन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आप एक मकसद के लिए किसी को तैयार करते हैं, वो बम बांधकर फट जाता है, ये ठीक बात है, लेकिन उस फटने के बावजूद ज़्यादातर फटने से पहले उनकी कहें कि ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। कश्मीर में जहां वो ये काम करते थे 1 साल से ज़्यादा कोई आतंकवादी जिंदा नहीं रहता है, इसका मतलब उनका वो डर भी ख़त्म हो चुका है। दुनिया भर में कहीं भी अब उस तरह से वो सफल नहीं होते। बाकी तो कोई भी तय कर ले कि मरने के लिए मारने के लिए जाना है तो वो कर सकता है, लेकिन हमने उसका तोड़ निकाल लिया है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी आर्मी, हमारी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, हम वो काम करने में कामयाब हैं। और अगर हम कामयाब नहीं होते तो उसको ये कहना नहीं पड़ता। दूसरा जिसको हमें समझना चाहिए, पाकिस्तान में लड़ाके नहीं तैयार हो रहे हैं। वो उस स्थिति में नहीं है कि वो जिस तरह से खेप की खेप, जैसे ही सर्दियां आनी शुरू होती थी तो ये पूरा का पूरा इलाका जो लगा हुआ है पीओके से और जो पाकिस्तान की तरफ जाता है, उसमें जगह जगह चिन्हित थे कि वहां से वो घुसना शुरू कर देते थे। अब उनको बहुत हद तक रेजिस्टेंस मिलता है, अब वो नहीं घुस पाते हैं। घुस गए तो पकड़े जाते हैं। हाँ, उसमें कुछ जरूर होते हैं जो स्थानीय लोगों की मदद से, कहीं किसी का कोई पुराना लिंक है, पुराना रिश्ता है, उसको ब्लैकमेल करके, इमोशनल ब्लैकमेल करके वो घुस आते हैं। लेकिन ये कहना कि हम फिदाइन हो गए तो भारत के लिए, दुनिया के लिए, किसी के लिए हम एकदम अजय से हो गए, कुछ भी कर देंगे, ऐसा हो नहीं पाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए। ट्रंप को ईरान ने फतवा दिया है जान से मारने का। उसके अलावा पाकिस्तान में मसूद अजहर एक्टिव हो गया है एक बार फिर, और वो आतंकियों को एक्टिव कर रहा है। दूसरी तरफ आसिम मुनीर के खिलाफ इमरान खान की आर्मी भी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल पाकिस्तान में आसिम मुनीर अगर किसी से डरता है तो वो इमरान खान है, इसीलिए उसको जेल में डाल रखा है। और अब इमरान खान को पूरे 2 साल हो जाएंगे जेल में रहते हुए। अब जेल से बाहर निकालने के लिए इमरान खान के समर्थक, उसकी पार्टी के नेता, ये लोग तो अभी तक एक्टिव थे ही, लेकिन अब इमरान खान के 2 बेटे भी उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए इंग्लैंड से पाकिस्तान आ रहे हैं। इमरान खान की बहन है अलीमा खान। इन्होंने रावलपिंडी की अडयाला जेल के बाहर ये ऐलान किया, इसी जेल में बंद है इमरान खान। इन्होंने ऐलान किया कि इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान, ये 26 और 28 साल के हैं दोनों, ये दोनों रहते हैं लंदन में। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान आएंगे और अपने पिता को जेल से रिहा कराने के लिए एक मुहिम चलाएंगे। अच्छा, ये दोनों बेटे इमरान खान के, कासिम और सुलेमान, पॉलिटिक्स से बहुत दूर हैं। इमरान खान की पहली पत्नी जमाइमा गोल्डस्मिथ के बेटे हैं। जमाइमा गोल्डस्मिथ एक बहुत ही रईस खानदान की बेटी थी और उन्होंने शादी की थी, पहली पत्नी थी वो इमरान खान की। इसके बाद अब इमरान खान की, इनके बाद 2 विवाह और हो चुके हैं। बहरहाल ये दोनों लड़के ब्रिटिश सिटीजन हैं, लंबे वक्त से ब्रिटेन में ही रहे हैं। और जैसे ही कासिम और सुलेमान के पाकिस्तान आने का ऐलान हुआ तो पाकिस्तान में सियासी खलबली मच गई। इमरान खान पिछले 2 साल से जेल में हैं। इनकी तीसरी पत्नी बुशरा बेगम भी सलाखों के पीछे है। अब इन दोनों को रिहा कराने की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। इसलिए इमरान खान की पार्टी ने अब इमरान के बेटों को आगे बढ़ाकर उन्हें इस आंदोलन का चेहरा बनाने की कोशिश की है। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने यह कहा कि कासिम और सुलेमान पहले इमरान की रिहाई की मुहिम की शुरुआत अमेरिका से करेंगे। ब्रिटेन से वो अमेरिका जाएंगे पहले, फिर वहां से वो पाकिस्तान आएंगे। ये इन्होंने इंटरव्यू वगैरह देने भी शुरू कर दिए हैं। लेकिन पाकिस्तान की सरकार को भी ये लगता है कि ये अगर आ गए तो इमरान खान के फेवर में एक बहुत बड़ा माहौल तैयार करने में ये लोग कामयाब हो सकते हैं। ये इस पूरी उनकी रिहाई की मुहिम में एक इमोशन ऐड कर सकते हैं और इसलिए इनको किसी तरीके से रोका जाए। तो ये इमरान खान की, शहबाज शरीफ की सरकार ने और आसिम मुनीर ने मिल करके अभी से ये कहना शुरू कर दिया है कि ये दोनों लड़के इमरान खान के पाकिस्तानी नागरिक नहीं हैं और पाकिस्तान का कानून किसी भी विदेशी शख्स को
हम पाकिस्तान में जाकर के राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने की इजाज़त नहीं देता। तो पहले तो ये तय कर लेंगे अगर पाकिस्तान आना है तो ये पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, और अगर ये यहाँ आकर के ऐसे किसी मुहिम में शामिल होते हैं तो फिर इनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो अभी तो ये देखना है कि इनको पाकिस्तान की सरकार आने भी देती है अपने देश में या नहीं आने देती है। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ बयान जो है, इमरान खान की 2 बहनें हैं वो क्या कह रही हैं, इमरान खान की हालत कैसे ख़राब हो रही है जेल के अंदर, और इन दोनों के पाकिस्तान के आने को लेकर उनकी मीडिया में क्या कॉमेंट्री हो रही है। उनके जो इमरान खान के अपने बच्चे हैं सुलेमान और कासिम, उनको ये बता दिया है कि वो अब सुनने को वो भी तैयार नहीं है। हम ही ने उनको रोका हुआ था, लेकिन अब वो पहले तो वो जा रहे हैं अमेरिका, और वो अपने जो दोस्त हैं उनसे कहते हैं अगर ये जा सकते हैं तो हम भी जाएंगे, और हम जाके बताएंगे कि यहाँ इंसानी हकूक़ के साथ और क्या जुल्म हो रहे हैं उनके वालिद के साथ। एक दूसरा, सुलेमान कासिम ने कहा है कि उसके बाद हम आएंगे पाकिस्तान, और वो तहरीक के अंदर अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। ये भी उनको इमरान खान को बता दिया गया, उनसे पूछा नहीं गया, उनको बताया कि उनके बच्चे उनसे पूछ नहीं रहे हैं, उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो ये चॉइस उन्होंने अपने वालिद 1 महीना 6 हफ्ते मुलाकात हमारी होने नहीं दी। अब हम 2 बहनों को इजाजत दी, अलीमा की मुलाकात बंद कर दी, और फिर हमें ये उतारते हैं। आपको पता होगा गोरखपुर, जब आप आते हैं चक्री की तरफ से, लाहौर से, तो गोरखपुर एक जगह आती है, वहां हम ये बहुत सारी स्टेटमेंट्स आपने पाकिस्तान की सुनी। किसी को ये शक है कि ये बच्चे अपने बाप से प्यार भी करते हैं कि नहीं करते हैं, अभी तक क्यों नहीं आए। और वो जो मोटी मोटी मूंछों वाला आदमी आपको दिख रहा था ना, यहाँ के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ये सलाहकार है। इसने क्या कहा, इसने कहा कि क्यों यहाँ आके अपने आप को मुसीबत में डालना चाहते हैं। वो यहाँ आएंगे, हम कुछ करेंगे, फिर यहाँ पर जो एम्बेसी है यूके की वो उनको छुड़वाएगी, तो इतने सब चक्कर में क्यों पड़ना। इससे अच्छा आओ ही ना। यही बताता है कि इमरान खान से यहाँ की पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान का ये इमरान आसिम मुनीर, ये लोग क्यों इतने परेशान हैं। क्योंकि पाकिस्तान का अगर कोई लोकप्रिय नेता है तो वो इमरान खान ही है। आप कहेंगे कि इमरान खान अगर इतना लोकप्रिय है तो फिर अभी तक उसके समर्थक चुप क्यों हैं। चुप नहीं है। पहले तो इमरान खान की पार्टी को डिस्क्वालीफाई कर दिया इलेक्शन लड़ने से। आपको मालूम है कि जब इनकी सरकार गिरी थी पाकिस्तान, इमरान खान की पहली बार, तो इनके समर्थकों ने बहुत हंगामा, तोड़फोड़, आगजनी वगैरह किया था। इनके जनरलों के घरों में घुस गए थे। उसके बाद बहुत ज़्यादा सख्ती इनके ऊपर की गई है। इनकी पार्टी के बहुत सारे नेताओं के इस्तीफे करवाए गए ज़बरदस्ती। इनके ऊपर मिलिट्री कोर्ट के अंदर केसेस चल रहे हैं। इमरान खान के ऊपर भी मिलिट्री कोर्ट का केस चल रहा है। इसके अलावा अरबों डॉलर की रिश्वतखोरी का, करप्शन का, उसका भी इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया जा रहा है। अब लेकिन ऐसा लगता है कि इमरान खान के समर्थकों का, नेताओं का सब्र जो है वो अब जवाब देता जा रहा है, और पाकिस्तान आने वाले दिनों में इमरान खान की रिहाई को लेकर एक बहुत बड़ी एजिटेशन देख सकता है। लगता है जरा आपको? मुझे लगता है, क्योंकि ये एक वक्त होता है, कितने वक्त तक आप किसी को दबा सकते हैं। वो कहते हैं ना कि इतना भी मत डराओ कि डर का डर खत्म हो जाए। तो वो स्थिति पाकिस्तान में हो रही है। और 2 साल से इमरान खान जाहिर तौर पर बहुत लोकप्रिय नेता है, और वहाँ तो मुझे लगता है नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ साहब तो प्रधानमंत्री, नेता तो है नहीं, तो वो वहाँ पर उस तरह की सरकार चल नहीं रही। सरकार वैसे शहबाज साहब भी नहीं चला रहे, मुनीर साहब चला रहे हैं, तब शहबाज साहब की क्या हैसियत है। तो इमरान खान सबसे लोकप्रिय नेताओं में से वहाँ पर हैं, और जमहूरियत की लड़ाई के लिए 2 साल से वो जेल में बंद है अपने कारणों से, तमाम बातों से। यदि बेटे आते तो एक उसको ट्रिगर पॉइंट की तरह से आप देखना चाहिए कि जो कार्यकर्ता उनके लिए अभी बैठे हुए थे या किसी एक्सरसाइज के लिए कर रहे थे, तो किसी भी मूवमेंट के लिए एक ट्रिगर पॉइंट होना चाहिए। यदि ये सरकार रोकेगी भी उन्हें, दोनों बेटों को, तो मुझे लगता है वहाँ जो कार्यकर्ता है उसका वो खड़ा हो जाएगा, वो सड़क पर आ जाएगा। इनकी बहनों ने कहा ना कि हमने इमरान खान को भी पूछा नहीं है, कह दिया है कि तुम्हारे लड़के आ रहे हैं। तो ये इनकी पार्टी में जोश भरने के लिए, जोश करने के लिए, हाँ, तो वो ट्रिगर पॉइंट के तौर पे काम में आ सकता है कि उन दोनों को भले ही ना भी आने दे पाकिस्तान सरकार, लेकिन वहां पर जो लोग हैं वो खड़े हो सकते हैं इमरान खान के। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की मुसीबत बढ़ने वाली है क्या आने वाले दिनों में, बैल साहब? बिल्कुल बढ़ने वाली है, क्योंकि जितने पॉपुलर हैं इमरान खान और उनकी पीटीआई पार्टी, ये सबको मालूम है कि लास्ट इलेक्शन वो हारे नहीं थे, उनको हराया गया था, यानी कि इलेक्शन वाज रिग्ड। और साथ में जो पॉपुलैरिटी है इनके पार्टी के जितने भी स्प्रेड करते हैं पंजाब रीजन के अंदर स्पेशली,
तो वो वाली पॉपुलैरिटी को ये खत्म नहीं कर सकते अपने दबाव से और अपने अत्याचार से। और जब आपने बात बताई थी कि कोर कमांडर के घर पे भी गए थे, और आपको याद होगा एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स में भी गए थे, और वहां पे जो उन्होंने हमले किए थे इनके सपोर्टर्स ने, लेकिन उसके बाद किस बुरी तरीके से इनको दबाया गया, अरेस्ट किया गया इनके लीडर्स को और फोर्स किया गया। पर क्या आप एक सोच को बदल सकते हैं? और वो जो सोच पाकिस्तान के अंदर है कि अगर डेमोक्रेसी है तो वो इमरान से रिलेटेड है, शहबाज शरीफ से नहीं है। ठीक है, अब देखें इमरान खान का आगे क्या होता है। एक खबर कनाडा से हमारे पास आई है। कनाडा में खालिस्तानियों के टारगेट पर कॉमेडियन कपिल शर्मा है। कनाडा के सरे में कपिल शर्मा ने एक कैफे खोला है जिसका नाम है कैप्स कैफे। इस रेस्टोरेंट पर कल रात ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। फायरिंग की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लाडी ने ली है। कपिल शर्मा ने 7 जुलाई को, मतलब 4 दिन पहले ही इस कैफे का उद्घाटन किया था और उसी कैफे पर एक एक करके 9 गोलियां चलाई गई। हालांकि इसमें कोई घायल नहीं हुआ, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये एक दहशत पैदा करने के लिए था। जो वीडियो सामने आया उसमें एक व्यक्ति गाड़ी में बैठा हुआ दिखाई देता है और वो गाड़ी का शीशा नीचे उतारकर वहीं से ताबड़तोड़ 9 बार फायर करता है। वीडियो में उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन 9 बार फायर किया गया ये जरूर दिखता है। हमले की जिम्मेदारी जिसने ली है ये हरजीत सिंह लाडी, ये NIA का एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल से ये जुड़ा भी रहा है। आपको बता दें कि कपिल शर्मा ने निहंग सिखों को लेकर एक टिप्पणी की थी जिससे खालिस्तानी खासतौर पर बहुत नाराज हैं और वो कपिल शर्मा से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। कपिल शर्मा का भी इस पर रिएक्शन आ गया है। उन्होंने कहा कि आगे देखेंगे मुझे क्या करना है, लेकिन हम ऐसे डरने वालों में से नहीं है। एक बार आप ये वीडियो देख लीजिए। अब कपिल शर्मा तो खैर यहाँ भारत में रहते हैं, ठीक है, वहां उन्होंने ऐसा ये हमला हुआ है, इसका हो सकता है कि कुछ लोगों में कुछ इसका डर हो जाए, लेकिन ये प्रकरण ज्यादा बड़ा सरदर्द तो कनाडा की सरकार के लिए है। ये जो उन्होंने खालिस्तानी सांप पाले हुए हैं ये नुकसान तो उन्हीं का कर रहे हैं। अब वहाँ केवल भारतीयों में तो ये तस्वीरें नहीं देखी होंगी, कनाडा के और नागरिकों ने भी तस्वीरें देखी होंगी और वो भी सोच रहे होंगे कि हमारी सरकार कैसे खुली छूट दे सकती है ऐसे तत्वों को। और अब जस्टिन ट्रूडो के जाने के बाद जो अब ये मार्क कार्नी नए वहाँ के प्रधानमंत्री आए हैं, इनके दौर में कुछ रिश्ते भारत के साथ सुधरे हैं। समीर जी, उम्मीद करें कि ऐसे मामलों पर और ऐसे आतंकवादियों पर जो है कुछ और सख्ती वहाँ की सरकार करेगी? देखिए, कनाडा में प्रधानमंत्री बदल गए, सरकार बदल गई, लेकिन खालिस्तानियों का जो रसूख है सरकार के अंदर वो नहीं बदला। कनाडा के अंदर खालिस्तानियों के लिए एक बड़ा स्वर्ग है। लगातार लंबे समय से खालिस्तानी वहां पर बैठकर भारत विरोधी गतिविधियों को समर्थन करते रहे, फंडिंग करते रहते हैं। तमाम तरह के आतंकवादियों को, खालिस्तानी समर्थकों को वो पैसा मुहैया कराते हैं। भारत सरकार ने तमाम मंचों पर इस बात की अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से भारत सरकार के संबंध सुधरे हैं कनाडा सरकार से, तो निश्चित रूप से तत्वों पर लगाम लगेगी। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि वहाँ लोकल की जो राजनीति, स्थानीय जो पॉलिटिक्स है, जहाँ पर खालिस्तान एक बड़ा वोट बैंक है, सिखों का एक बड़ा वोट बैंक है जो इनको समर्थन देते ऐसा कहा जाता है। उनकी एक पार्टी भी है वहां पर जो पिछली बार सत्ता में थी जस्टिन ट्रूडो के साथ, इस बार तो वो सत्ता में भागीदार नहीं है। तो क्या ये लोग फिर कनाडा की सरकार के साथ समर्थन प्राप्त कर रहे हैं? इनके दबाव के कारण कनाडा की सरकार ऐसे तत्वों पर लगाम लगाने में असफल है। यह जो भी हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कपिल शर्मा ने कुछ कहा है तो इस तरीके से अगर आप फायरिंग करेंगे, वो बात एक्चुअली पता नहीं चल रही कि कपिल शर्मा ने कहा क्या। अपने शो में कुछ कहा होगा, एक कॉमेडी शो में उन्होंने निहंग को लेकर मजाक में एक टिप्पणी कर दी थी, जिसपे बाद में थोड़ा एक पंजाब के कुछ लोगों ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी इस मामले में। भगवंत मान से भी कहा था कि वह कपिल शर्मा से माफी मांगने के लिए बात करें, लेकिन वो मामला इतना तुल नहीं पकड़ा। लेकिन मुझे लगता है इसकी वजह से भी यह बात नहीं हो सकता है हफ्ता वसूली, पैसों वसूली की बात हो। उन्हें पता है कि भाई कपिल शर्मा एक बड़ी शख्सियत है, तो हो सकता है वो उनसे पैसा मांगने के लिए धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सटॉर्शन वाली बात की इस महीने, कुछ हफ्ते पहले, शायद अप्रैल में और उससे पहले जनवरी में, कनाडा की खुफिया एजेंसी की ये रिपोर्ट है जो अखबारों में छपी हुई है सब जगह, और उन्होंने अपनी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि खालिस्तानी एलिमेंट्स कनाडा में बैठकर भारत के ऊपर किसी हमले की योजना बना रहे हैं और मुख्य तौर पर यहां से ऑपरेट करने का इनका मकसद ये है कि एक तो इसको एक सेफ हेवन समझते हैं, दूसरा अपना एक्सटॉर्शन रैकेट जो है वो ये चला सकें। इसके लिए कनाडा इनको बड़ा मुफीद मालूम पड़ता है। त्रिपाठी जी, नहीं, देखिए, ये तो नियमित तौर पर होता रहा है और ये कोई मतलब जिसको कहें कि नया नहीं है। कनाडा में जो बैठे हुए हैं, और सिर्फ कनाडा क्यों, हमने अलग अलग समय पर देखा है थाईलैंड के बैंकॉक से और कनाडा से,
इन दोनों जगह से भारत में अलग अलग गिरोह अपना वसूली का रैकेट धंधा चलाते हैं। कुछ वहां बैठकर चलाते हैं और यहाँ के कुछ जो अपराधी हैं उनके साथ उनकी एक तरह से कहें कि एक गैंग टाइप का बना के वो काम करते हैं। कई बार तो ये भी हुआ है कि अलग अलग जेलों में बंद उनके तार अंत में निकलते हैं कि वो कनाडा से, कहीं टोरंटो से या कहीं और से उनके फोन मिल रहे हैं। सवाल यहां यह है कि क्या भारत का नेटवर्क हम तोड़ने में कामयाब हैं? क्योंकि अंत में तो जो भी वसूली करेगा उसको किसी न किसी शूटर को तो भारत में वो काम देना पड़ेगा। जैसे अभी जो रिपोर्ट आई थी कि भारत की जेलों में जो लोग बंद हैं, जो अपराधी बंद हैं, वो कैसे वहां से ये कर पाना है। अभी पटना में भी जो आपको ध्यान में होगा तो बेऊर जेल में मिला। तो असली मसला ये है कि भारत की जेलों में बैठे हर तीसरे कांड में भारत में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ जाता है। तो कई बार ये भी लगता है। और दूसरा ये है कि जो वहां है, वहां की सरकार के लिए हमें लगता है भारत सरकार को, चूंकि आपने जो बताया ठीक बात है कि मार्क कार्नी इसको लेकर बहुत सीरियस है कि उनके देश की छवि खराब हो रही है। और सिखों ने तो पूरी तरह से खालिस्तानियों को खारिज कर दिया। हमें यह बार बार बोलने में जरा सा इसको बताना चाहिए, क्योंकि सिखों ने जगमीत सिंह को और उनकी पार्टी को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। एकदम खालिस्तानी सिखों की प्राथमिकता में अब नहीं है। तो इसलिए हमें दोनों को अलग अलग करके देखना चाहिए। अब शायद ये उनके लिए भी अच्छा अवसर होगा कि इसका उपयोग करके वो जो कुछ गिने चुने बचे हुए खालिस्तानी हैं उन पर कार्रवाई करें। आप और मैं क्यों कहें जब हमारे बीच में भारतीय सिख मौजूद है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सौरभ जी, और बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही। पहले 25 सीट्स मिली थी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी को और जगमीत को। इस बार तो जगमीत खुद हार गए अपना इलेक्शन और साथ में सीटें रिड्यूस हो गई हैं एनडीपी की 25 से 7। मैं एक दो क्वेश्चन आपसे अब मैं सबसे पहले उन जो खालिस्तान के एलिमेंट्स हैं, अगर आपको खालिस्तान बनाना है, पाकिस्तान का पंजाब है, बनाइए ना वहां जाके। वैसे भी बब्बर खालसा इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहां है? पाकिस्तान के अंदर। उनका जो वाधवा सिंह लीडर है वो कहां है? वो पाकिस्तान में छुपा हुआ है। आपको क्या लग रहा है कि ये आइसोलेशन में हो रही है इवेंट्स? जैसे वहां पे माहौल बनाया जा रहा है, जो उनके जैश ए मोहम्मद लश्कर तैयबा को एक्साइट किया जा रहा है कि आप खड़े होइए और फिदाइन हमले करिए, उसी तरीके से पाकिस्तान का रोल है इन सिखों के जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है इनको उकसाने के लिए कि आप भी कुछ करिए। ये तो बहाना है कि कपिल ने ये कह दिया। हाँ, उसे नहीं कहना चाहिए, उसे कुछ सोचना चाहिए अगर उसको कहना है किसी भी, खासकर मिलिटेंट, मैं अपने वर्ड्स वापस लूंगा, माफ कीजिएगा, खासकर जो वॉरियर क्लास के लोग होते हैं सिख एलिमेंट के अंदर, जैसे कि निहंग्स हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए उनको कोई भी कमेंट करने से पहले। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यह एक्चुअल रीजन था। एक्चुअल रीजन तो सिर्फ वही है जो आईएसआई इनको एनकरेज कर रही है कि यह दहशत का माहौल बनाए कनाडा के अंदर, ताकि वहां पे उनकी रेलेवेंस वापस शुरू हो जाए, जो कि बता रहे थे मेरे को पैनलिस्ट भी, आज नहीं रही है वहां सिखों के अंदर भी उतनी नहीं रही है। अरे सिख तो हम है, आप हमारा रोल क्यों लेना चाहते हैं? और साथ में हमें आपके जैसे सिख नहीं चाहिए। आखिरी चीज मैं इस पे कहना चाहता हूं कि जो मार्क कार्ने हैं, उनके साथ जो फॉरेन मिनिस्टर अनीता आनंद, वो भी भारत मूल की हैं, और ये जितने भी एलिमेंट्स वहां पे हैं इनको ना केवल कैनेडियंस भी लाइक नहीं करते, और खासकर जो भारतीय सिख और पंजाबी है वो भी लाइक नहीं करते। ठीक है सर, आपका कमेंट है इसमें? ठीक है, अगली खबर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहल साहब की बात कहां बचती है इसमें बात। ठीक कह रहे हैं। अगला सब्जेक्ट भी वैसे बहल साहब का ही है, एक्सपर्ट होने के नाते। 29 दिन पहले 12 जून को अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा हुआ। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 टेक ऑफ के 50 सेकंड बाद ही क्रैश कर गई। 270 लोगों की इसमें जान गई। अब यह हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच हो रही है। इसकी जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट, वो आज आ सकती है, आज नहीं तो कल आ जाएगी। लेकिन इससे पहले अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक रिपोर्ट छपी। इसमें यह दावा किया गया है कि इस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में, शुरुआती जांच में, अभी तक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान में कोई तकनीकी खराबी सामने नहीं आई है। यह अखबार की रिपोर्ट यह भी कह रही है कि प्लेन के दोनों इंजन्स में फ्यूल सप्लाई कंट्रोल करने वाले स्विच बंद कर दिए गए थे, जिससे टेक ऑफ के तुरंत बाद इंजन की जो पावर है, थ्रस्ट है, वो खत्म हो गया। पायलट्स आमतौर पर इस स्विच का इस्तेमाल इंजन को एक बार दोबारा चालू करने की कोशिश करने के तौर पर करते हैं। बंद करने, किसी आपात स्थिति में अगर इंजन काम नहीं कर रहा तो उसको रीसेट करने के लिए इस स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। ये इसी रिपोर्ट में लिखा भी हुआ है। लेकिन उस रिपोर्ट की मंशा जो है वो ये दिखाई देती है कि बोइंग कंपनी जिसने जहाज बनाया ड्रीम लाइनर, और GE जिसने इसके इंजन बनाए हैं, इनको किसी तरीके से क्लीन चिट दे दी जाए। हालांकि उसमें इस रिपोर्ट में क्यों ये बात कहां से आई, किसने कही, कोई उसका सोर्स हो, कुछ नहीं दिया गया। केवल इतना कह दिया गया कि जांच इस ओर जा रही है कि ये जो स्विच था फ्यूल सप्लाई इंजन को जो कंट्रोल करता है, उसको क्यों ऑफ किया गया था। अब
क्या इंजन बंद होने के बाद ऑफ किया गया था? पायलट्स का कुछ जो टेक्निकल एनालिसिस में सामने बात आई है उसमें क्या पता लगा है? ब्लैक बॉक्स में क्या है? कुछ नहीं है उस रिपोर्ट के अंदर। तो मंशा ये दिखाई दे रही है कि किसी एक सिलेक्टिव लीक का इस्तेमाल करके किसी तरह पायलट्स को दोषी करार दे दो, ताकि इस जहाज की रेपुटेशन खराब ना हो, इसके इंजन्स की रेपुटेशन खराब ना हो। आपने इतना अच्छा एनालिसिस किया है सौरभ जी। सबसे पहले मैं आपका माइंड लेके जाऊंगा 12 जून को क्रैश होने से पहले जो पायलट्स ने कॉल दिया था, क्या दिया था? मे डे, मे डे, मे डे। और ये भी कुछ मीडिया में आ रहा है, थ्रस्ट नॉट अचीव्ड। अब आपका माइंड मैं लेके जाता हूं पैसेंजर के साथ, जिसने कहा था, देखा था कि जहाज टेक ऑफ कर रहा है, ऊपर जाते जाते सडनली ऐसे लगा जैसे वो रुक सा गया है और फिर नीचे आने लग गया। और तीसरी चीज पे मैं आता हूं, आपके बोइंग के कंडीशंस। आपको याद होगा, दो हैं, जॉन बार्नेट और सैम सालाहपोर। ये इनको विसल ब्लोअर कहते हैं। ये क्या बता रहे हैं, क्या दर्शा रहे हैं कि बोइंग की कंडीशन क्या है। और जो वहां के मीडिया है वो क्या कह रही है? वो ये कहती है कि 36 के करीब ऑडिट्स के अंदर बोइंग कंपनी फेल हो गई थी, जो एनटीएसबी के ही ऑडिट थे, और उनकी माफ कीजिएगा, जो उनकी FAA के ऑडिट थे, जो उनकी एविएशन अथॉरिटी है। और साथ में ये भी मैं कहना चाहता हूं कि क्या कह रहे थे वो लोग, फॉल्टी पार्ट्स लगाते हैं ये लोग कोई भी अगर आप इनको बताएं कि ये प्रोसेस ठीक नहीं है, प्रोसीजर ठीक नहीं है, तो उनको थ्रेटन किया जाता है। और मौत कैसे हुई जॉन बार्नेट की? बड़े सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में, ये कहते हैं उसने अपने आप को गोली मार दी, जो उनके अगेंस्ट केस कर रहा था। तो कहीं ना कहीं बोइंग कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट सर ये भी है कि ये जो रैट होता है, वो टरबाइन जो रैम एक्सेस टरबाइन, जी हाँ, कि वो क्योंकि डिप्लॉयड दिखाई दे रही है जी, तो इसका मतलब इन्होंने कहा है कि वो स्विच से वो इंजन बंद हो गया हो शायद। देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण दो चीजें कही हैं। एक है फ्यूल कंट्रोल वॉल्व। वो फ्यूल कंट्रोल वॉल्व हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये थ्रॉटल के नीचे आता है फ्यूल कंट्रोल वॉल्व, इसके ऊपर ब्रैकेट लगा होता है, इसका मतलब इसको हम गलती से नहीं कर सकते चेंज। दूसरी चीज, इस पे एक लॉक होता है, स्विच को ऐसे लॉक में डाला जाता है। अगर आपको उसको ऑफ करना है तो पहले ब्रैकेट हटाना है, लॉक हटाना है, फिर स्विच को ऑफ करना है। और ये हम तब करते हैं जब इंजन में कोई प्रॉब्लम हो, ताकि फ्यूल को कट ऑफ किया जा सके, ताकि वहां पे और कॉम्प्लिकेशन ना हो या जहाज में आग ना लग जाए फ्यूल जो इंजन की वजह से अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो अगर इसका यह मतलब है कि जो जहाज में इंजन में कोई प्रॉब्लम आई तो पायलट्स ने ये वाले जो अप्रोप्रिएट इंजन के स्विचेस थे उनको बंद कर दिया। तो इसमें यह कहना नहीं है कि उनको बंद करने की वजह से यह हुआ है, यह है कि कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से बंद किया है। और दूसरी चीज जो आप बता रहे थे, रैम एक्सेस टरबाइन, यह क्यों आती है? जब जहाज के इंजन बंद हो जाते हैं तो रैम एक्सेस टरबाइन नीचे आ जाती है, ऑटोमेटिकली स्टार्ट करती है, और जो जहाज के अंदर क्रिटिकल स्विचेस, जो क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और जो क्रिटिकल पावर चाहिए होती है कंट्रोल्स के लिए, ताकि जहाज को कंट्रोल किया जा सके जब इंजन ना भी रन कर रहा हो और इंजन ड्रिवन पंप ना भी रन कर रहे हो, तो वो मदद कर सके। रैट तो आना ही था क्योंकि दोनों इंजन में कोई प्रॉब्लम थी, और रैट का जो कोऑपरेशन है वो पैसेंजर ने भी दिया था। अब जरा ये समझें हम विजय जी से कि ये लॉबीज कैसे काम करती हैं सर, और ये लॉबी का ही काम है ये रिपोर्ट जो आई है? मोटे तौर पर ये पहले भी हमने चर्चा की कि खासतौर से ये हवाई जहाज को लेकर और जो हमारे डिफेंस के भी जो चीज़ें खरीदी जाती हैं, डिफेंस डील्स, उन दोनों में बड़ी लॉबी काम करती है। और वो लॉबी बहुत नीचे लेवल पर नहीं है, वो सरकारों के लेवल पर भी होती है। देश जो इन सब काम को कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हिंदुस्तान में तो ये सीधे नहीं दिखाई देता कि सरकारें और जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो साथ साथ कनेक्ट हैं, लेकिन दुनिया के और सारे देश हैं जहाँ पर लॉबी, इंडस्ट्रियल लॉबी और गवर्नमेंट या अपोजिशन जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका साथ वहां पर होता है। और एक लॉबी, एक देश में जो प्रोडक्शन हो रहा है, दूसरे देश में जो दूसरे कंपनी प्रोडक्शन कर रही है, उनकी लॉबीज काम कर रही है। और जो इंटेलेक्ट है, जो अखबारों में बड़े लोग बैठे हुए हैं, जो एक्सपर्ट्स माने जाते हैं, वो सब उस लॉबी के तहत काम करते हैं। मतलब एक लॉबी के लिए एक तरह के लोग काम कर रहे हैं, एक लॉबी के लिए दूसरे तरह के काम कर रहे हैं। और वो न केवल ये, इस तरह के एक्सीडेंट्स में भी जब मार्केटिंग करनी होती है तब वो उसको डिफाइन अलग तरीके से करते हैं, ग्लोरीफाई का अलग तरीके से करते हैं, प्रोपेगेट अलग तरीके से करते हैं। और मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया तो दोनों लॉबीज हैं, ये नहीं है कि केवल एक लॉबी जो उसको बचाने की कोशिश कर रही है, दूसरी लॉबी भी होती है जो उसके जितनी भी खामियां हैं उसको सामने लाने की कोशिश करती है। तो ये लॉबीज बहुत बड़ी एक्सरसाइज करती है। और उसमें अभी आपको याद हो, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या हुआ, कि जब ये ड्रीमलाइनर का सारा जांच का मामला चल रहा था तो वहाँ से बहुत दबाव था कि अमेरिकी जो जांच एक्सपर्ट्स हैं वो उस पर काम करें और वो रिपोर्ट उसको बनाए, लेकिन भारत सरकार ने उसको दबाव को
नहीं माना। तो ये लॉबीज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस तरह की अरे उस रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि इंडिया, क्योंकि वो सर बॉडी जो है अमेरिका की जो FAA वो इसमें जांच में शामिल थी, नहीं NTSB, हाँ NTSB। तो अमेरिकी इस बात से बड़े नाखुश थे कि भारत हमसे इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा है, हमें बता नहीं रहा है कि क्या हुआ है। लेकिन अब ये तो बड़ा आसान भी है और मैं कहूँगा कि बड़ी कायराना सी बात है कि आप जो पायलट अब नहीं अपना बचाव कर सकता, किसी तरीके से उसकी तरफ डाइवर्ट कर दो यार, कंपनी की रेपुटेशन खराब नहीं होनी चाहिए। शॉर्ट कमेंट। देखिए पहले दिन से ये था और बार बार ये कहा गया, वो तो अच्छा हुआ कि उस वक्त ही सारी खबरें जो आई, क्योंकि वो तो पायलट ट्रेनर था, वो तो एक नॉर्मल पायलट होना अलग चीज़ है, वो तो पायलट ट्रेनर था और वो अपनी जिंदगी के इतने महत्वपूर्ण साल एक तरह से 8,000 घंटे करीबन मेरे ख्याल से उससे ज्यादा हो, और जो को पायलट था उसको भी 1100 घंटे से ज्यादा का, तो उसकी कहीं कोई गुंजाइश दिखती नहीं है। सवाल यह है कि क्या बोइंग में ऐसी कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है जिसको ये छिपाते हैं, और उससे भी आगे की बात है भारत को अपना जो जांच का तंत्र है, जो लैब है, उसको और स्ट्रांग करना होगा, जिसकी एक मुश्किल इस बार भी देखने को मिली। अब जरा कुछ राजनीति की खबरों की बात करेंगे। बिहार से शुरुआत करते हैं क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा इंटरेस्ट भी लोगों का बिहार में है, क्योंकि वहां चुनाव है और सबसे ज्यादा हंगामा भी बिहार में है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर जो SIR ड्राइव चला रही है इलेक्शन कमीशन, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो लगाई नहीं, अपनी तरफ से कोई आदेश भी जारी नहीं किया, तो एक तरीके से वो कार्रवाई में अब कोई अड़ंगा दिखाई दे नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये जरूर कहा था कि वोटर वेरिफिकेशन को लेकर आधार, पैन, दूसरे पहचान पत्र जो हैं, वोटर आई कार्ड, इसको भी आप वैध मान लें, ये उसका सुझाव था, कोई बाइंडिंग नहीं है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। और ये भी कहा आगे इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आप इन दस्तावेजों को स्वीकार नहीं करना चाहते तो हमें लिखित में ये बता दीजिए कि आपकी आपत्ति क्या है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कल ऐसी कोई सख्ती इलेक्शन कमीशन के ऊपर नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डेट दी है अगली सुनवाई की, उससे पहले 25 तारीख तक ये सारी SIR की जो ड्राइव है, यानी वो सारे फॉर्म बांटे जाना, वापस आ जाना भर के, ये सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी होगी और वो 67-70% तक फॉर्म वापस आ चुके हैं इलेक्शन कमीशन के पास। मतलब इलेक्शन कमीशन का जो प्रोसेस था वो अपने समय सीमा के हिसाब से पूरा हो चुका होगा जब सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई करेगा। लेकिन वो सुनवाई की तिथि जो प्रोविजनरी जो पहला ड्राफ्ट इलेक्शन कमीशन को निकालना है वोटर लिस्ट का 1 तारीख को, 1 अगस्त को, उससे पहले वो सुनवाई है। इलेक्शन कमीशन ने ये केवल अंडरटेकिंग दी है कि हम अगली सुनवाई से पहले वो वोटर लिस्ट फाइनल नहीं करेंगे, हम आपकी सुनवाई का इंतजार करेंगे। विपक्ष लेकिन बार बार ये कह रहा था कि वोटर लिस्ट रिव्यू के जरिए वोट बंदी की जा रही है। कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ये आरोप भी ऐसा लगता है कि ध्वस्त हो गया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लेकिन अभी भी अपनी बात पर कायम हैं। उन्होंने कहा महाराष्ट्र में जिस तरीके से इलेक्शन चोरी किया गया, इस बार तरीका बदल दिया गया, करना वही चाहती है भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके बिहार के लोगों का वोट चोरी कर लेना चाहती है। जहां भी हम देखते हैं संविधान पर बीजेपी के लोग आक्रमण कर रहे हैं। कल मैं बिहार में था और बिहार में जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया गया, वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है और चुनाव चोरी करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने नई साजिश शुरू की है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का अंग का काम कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है। और जो चोरी महाराष्ट्र में हुई, वही चोरी फिर से ये लोग बिहार में करने जा रहे हैं। कल मैं बिहार गया, इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ हमने कहा कि बिहार में हम इलेक्शन कमीशन को बिहार का चुनाव चोरी नहीं करने देंगे, बीजेपी को चुनाव नहीं चोरी करने देंगे। बंद कर यार। तो राहुल गांधी कह रहे हैं हम इलेक्शन कमीशन को बिहार का इलेक्शन चोरी नहीं करने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में लेकिन उनकी बात मानी नहीं गई। सुप्रीम कोर्ट ने तो कोई रोक लगाई नहीं है इलेक्शन कमीशन की अभी तक की प्रक्रिया के ऊपर। लेकिन अब जो इलेक्शन कमीशन करेगा वो करेगा, लेकिन राहुल जी ने यह भी बता दिया कि मुझे जो करना है मैं भी करूंगा। नहीं, राहुल जी को जो करना है वो तो लगातार कर ही रहे हैं और
दुर्भाग्यपूर्ण है कि बार बार उनका झूठ पकड़ा जाता है। और ये भाषा तो किसी भी स्थिति में ठीक नहीं होनी चाहिए ना कि महाराष्ट्र का मैंडेट चोरी कर लिया गया। मतलब ये आप क्या कह रहे हैं? आप उस जनता को, वो जो लोकतंत्र में कतार में लगकर जिसके ऊपर ये लोकतंत्र टिका हुआ है, उसको आप खारिज कर रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं आप? जो लोग आपके साथ खड़े थे उनको आप अपमानित कर रहे हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर गांधी परिवार के पास सत्ता नहीं आएगी तो कोई और भी किसी तरह से यूज करेगा तो वो गलत है। आप ईवीएम पर सवाल खड़ा करते थे, अब आप मतदाता सूची पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। राजीव गांधी, उन्होंने तक ने सवाल खड़ा कर दिया था कि ये जो चुनाव हो रहा है ये भी सही है कि नहीं है, कौन जाने। जब आप जीत रहे होते तो मतदाता कितने बढ़े कितने घटे उससे फर्क नहीं होता। और बिहार में तो सीमांचल इलाका दिखा रहा है ना भाई कि आप अचानक कितनी संख्या बढ़ गई। तो या तो अचानक उतनी आबादी बढ़ गई यहाँ, यानी वहां जो टीएफआर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, या दूसरा ये है कि जहां कहीं दूसरी जगह वो लोग पैदा हुए हैं और वो भारत आके कब्जा कर रहे हैं। तो दोनों ही स्थितियों में खराब है। तो यहां तो राहुल गांधी को खड़े होना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी उल्टा काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र में कई बार ये सोचना चाहिए कि जब नेता लगातार इस तरह की अफवाह फैलाता है, झूठ फैलाता है, एक ही तरह का झूठ, वो कब से फैला रहे हैं? 2014 से फैला रहे हैं, 2018 में फैलाया, 19 के चुनाव के पहले, 24 के चुनाव के पहले फैलाया, अभी भी वही कर रहे हैं। और कमाल की बात यह कि जब चुनाव आयोग उन्हीं की सलाह पर कह रहा है कि मतदाता सूची का हम पुनरीक्षण कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र में कर रहे हैं कि अब ये नया वाला मॉडल आ गया। यानी किसी भी तरह से ये लोकतंत्र को संदेह के दायरे में रखना चाहते हैं, जो विदेश जाकर किया। सुप्रीम कोर्ट की कल की जो कमेंट्स हैं उनको आप कैसे देखते हैं? अभी कोई ऑर्डर तो है नहीं, मुझे लगता है कि यही लोकतंत्र है। सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत साफ साफ चुनाव आयोग से भी तो सवाल पूछा ना भाई कि तुम आधार क्यों नहीं लोगे, बताओ क्या जरूरत थी अभी इतने कम समय में, थोड़ा और समय ले लेते। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय तो यह भी कह रहा है कि पूरे देश में हो जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने भी कह दिया कि हम करने जा रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि चुनाव आयोग को इस तरफ बढ़ना ही चाहिए। आधार से लिंक करिए, घुसपैठियों को पकड़कर बाहर निकालिए, जो फ्रॉड कर रहे हैं उनको सजा दीजिए। उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। बताइए सर, कल की कार्रवाई जो है सुप्रीम कोर्ट की, क्या विपक्ष के लिए एक आघात है, झटका है? मुझे लगता है कि दोनों को थोड़ी थोड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट ने देने की कोशिश की है। देखिए, ये रोक नहीं लगा, ये एक सबसे बड़ा राहत चुनाव आयोग को मिला है। और ये जो सलाह दी है कि भाई आप राशन कार्ड, आप दूसरा आपका आधार, राशन कार्ड, आपका बाकी चीजें आप उसमें जोड़ सकते हो। तो मुझे लग रहा है ये, और जो सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि आप जो मसौदा है वो पब्लिश नहीं करेंगे, जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आता तब तक आप उसको पब्लिश नहीं करेंगे। इस पे की रोक लगाइए। लेकिन आदेश तो नहीं दिया ना सर, ये तो आदेश नहीं दिया था कि आदेश दें कि भाई आधार मानो आप। बिल्कुल, लेकिन एक बड़ी बात देखिए कि कल, अभी आप 4 साल पहले देखें जब किरण रिजिजू लॉ मिनिस्टर थे तो उन्होंने लोकसभा में एक बिल पेश किया था कि मतदाता सूची को आधार से जोड़ दिया जाए। जी। उस समय सरकार का क्या रुख था और आज सरकार का सुप्रीम कोर्ट में क्या रुख है? उस समय किरण रिजिजू ने लोकसभा में कहा था कि अगर बोगस वोटिंग रोकना है, फर्जी वोटिंग रोकना है तो आधार को मतदाता से लिंक करना बहुत जरूरी होगी। और विपक्ष ने इसका विरोध किया था उस समय लोकसभा के अंदर। और आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो वहां विपक्ष इस बात का समर्थन कर रहा है और लोकसभा में उन्होंने विरोध किया। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बोला, बिल्कुल सही बात है। सरकार चाहती थी कि आधार जुड़ जाए वोटर कार्ड से, और विपक्ष उसको ऐतराज कर रहा था। और विपक्ष ये कह रहा था कि ये जो आधार कार्ड है ये केवल और केवल सरकारी सुविधाएं लेने के लिए एक पहचान पत्र है, इसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इसे नहीं जोड़ना चाहिए। तो जो विपक्ष उस समय लोकसभा के अंदर चिल्ला के विरोध कर रहे थे, स्वागत राय ने इसका विरोध किया था और कहा था कि भाई हम पूरा सदन छोड़ के चले जाएंगे। मनीष तिवारी ने इसका विरोध किया था। कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने बहुत जोर से उसका विरोध किया था। सारी पार्टी ने उसका विरोध किया था। आज वो पार्टी अपना रुख बदल रही है 3 साल के अंदर। तो विपक्ष को यह भी देखना चाहिए कि आपने पार्लियामेंट में क्या रुख अख्तियार करते हो और जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो आप क्या रुख अख्तियार करते हो उस मामले को लेकर। मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ने 28 तारीख की दी है, लेकिन 26 तारीख तक तो पूरा अपडेट। एक तो सर इसमें सर ये एक तो मतलब अभी क्योंकि सुनवाई चलेगी, अभी 28 तारीख दी है ना। हाँ, 28 तारीख दी है। तो 28 तारीख को बहुत कुछ तय होगा, क्योंकि एक को इनको ड्राफ्ट देना है, पहला ड्राफ्ट इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल रूल्स का, और फिर उसके बाद 1 महीना और लगेगा उसको फाइनल करने के लिए। इस बीच में पहले ड्राफ्ट में अगर बहुत से लोगों के नाम छूट गए, क्योंकि अभी तो इतना तो डेटा है हमारे पास कि भाई 7 करोड़ 90 लाख लोगों को 90 लाख लोग वोटर हो सकते हैं बिहार में। अगर इसमें से बड़ी तादाद में लोग छूट जाते हैं 1 अगस्त के ड्राफ्ट के अंदर, तो तय मानिए बिहार की सड़कों पर जबरदस्त हंगामा होगा। अभी तो ये जो करने की कोशिश की विपक्ष ने, ये तो कुछ नहीं, लेकिन अगर लोगों के नाम वाकई उस ड्राफ्ट में नहीं आए तो फिर तो विपक्षी पार्टियां आप समझ ही सकते हैं क्या करेंगी बिहार में। उसका भी इंतजार है। तो बिहार के इलेक्शन में
अभी चुनाव से पहले बहुत कुछ होना बाकी है सर। नहीं, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। एक तो इसको इलेक्शन, आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, दोनों तीनों बातों को बहुत फाइन बैलेंसिंग के साथ समझे। इसमें बहुत फाइन लाइन की तरह से ये पूरा का पूरा मसला हुआ कल जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने बेहतर काम किया कि कोई आदेश नहीं दिया, और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के साथ जो कन्फ्रंटेशन की बात पिछले काफ़ी समय से चल रही थी, वो उससे बचने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई सुप्रीम चाहते तो देते थे आदेश चुनाव आयोग को, फिर आप कहते हैं कि भाई वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, आप उसके ऊपर आदेश दे रहे। लेकिन उन्होंने राय रखी कि ये राय है, इस पर जाना चाहिए। अब राय को मैं ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की राय को क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग टाल सकता है? कतई नहीं, वो राय ही आदेश है, समझे। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तो कहा कि नहीं मानना हो तो हमें बता हाँ, तो देना कि क्यों नहीं मान रहे हो। तो इसका मतलब राय आदेश है। दूसरी बात ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की बात नहीं मानी, विपक्ष ने तो मांगा ही नहीं था रोक। आप थोड़ा सा उसको समझिए, पढ़िए। आधार का इंक्लूजन तो मांगा नहीं, था सर। अभी आपने कहा कि आदेश पर रोक नहीं लगाई। हाँ। आदेश पर रोक मांगी ही नहीं थी उन्होंने। मैं नहीं कह रहा कि विपक्ष ने मांगी, अभी ये चर्चा हुई थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष ने ये मांगा ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई आपने तो रोक मांगी नहीं है, उस पर बात ही नहीं हुई है, वो बात होगी। तीसरी बात जो अभी चर्चा हुई वो बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि सरकार जो है वो पहले कह रही थी कि वोटर को आधार से लिंक कर दे, वो आज उसके खिलाफ खड़ी है। विपक्ष जो उस समय उसके खिलाफ खड़ा था वो आज यहाँ पर आ गया। तो वो इसको ये समझना चाहिए कि राजनीतिक जरूरतें कैसे बदलती है, और हो सकता है मान लो कि अगली बार सरकार बदल जाए तो फिर दूसरे लोग आमने सामने खड़े हुए हों, बेहतर। और एक और बात है, ये जो आप कह रहे हैं ना, इस पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा है, इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा? इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें हम बड़ा काम ये कर रहे हैं कि डुप्लीकेशन को खत्म कर रहे हैं, डिलीशन नहीं कर रहे, समझे। डिलीशन और डुप्लीकेशन में फर्क है। तो क्या डुप्लीकेशन में वो इलेक्शन कमीशन कैसे करेगा? डुप्लीकेशन का मतलब वो जो बिहार में डुप्लीकेट नंबर है, मतलब 2 नाम है, एक जगह पर दिल्ली में भी है, बिहार में भी है, या मुंबई में भी है और पटना में भी है, तो वो डुप्लीकेशन को कहाँ खत्म करना चाहता है? पटना में उस आदमी का वोट काटना चाहता है, या मुंबई में काटना चाहता है, या दिल्ली में काटना चाहता है? तो वो एक बड़ा विवाद बनेगा, समझे। और वहां पर जाकर जब वो ड्राफ्ट आएगा तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये साफ बताना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को कि ये डुप्लीकेशन को कैसे उसने इरेडिकेट करने की कोशिश की है, या क्या एक्सरसाइज उसमें ली गई है। तो वो बड़ा मुद्दा है। अभी डिलीशन तो बाद में आएगा मुद्दा कि डिलीशन कैसे होगा। फिर आधार का जो नंबर ऑफ आधार कार्ड का जो बात हुई कि सीमांचल में बढ़ा हुआ है 100% से ज़्यादा, तो उस पर भी सरकार को जवाब देना पड़ेगा, विपक्ष को जवाब थोड़ी देना है। आधार कार्ड तो सरकार बनवाती है ना जी। तो वो आधार कार्ड कैसे बन रहा है, और सिटीजनशिप, मुझे लगता है ये बहस आगे चलकर, हो सकता है अभी 28 तारीख को ना हो, लेकिन ये बहस सरकार के रास्ते पर चल रही है। सरकार जहां सिटीजनशिप के मसले को लेकर आना चाहती है, विपक्ष को वो उस ट्रैक पर लेकर आ रही है कि फाइनली ये आ जाए ना कि भाई एनआरसी आ जाए, क्योंकि अभी हिंदुस्तान में तो सिटीजनशिप का कोई रास्ता ही नहीं है। सिटीजनशिप की बात तो आई गई ना, कल भी सुप्रीम कोर्ट में कहा इलेक्शन कमीशन ने कि भारत का नागरिक ही वोट डाल सकता है। अब आज आपने आधार वाली जो बात कही है, बिहार में तो नहीं आज, लेकिन दिल्ली में यह आदेश जारी हुआ है पुलिस को कि आप जहां जहां फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं उन जगहों का पता लगाइए और उस पर आप। आज एक और खबर आई है मध्य प्रदेश में कि वहां पर बहुत सारे फर्जी वोटर मिले हैं। भास्कर ने एक खबर छापी है, बड़ी अच्छी है, जिसमें एक ही घर में 100 वोटर है, 200 वोटर हैं, उसकी चर्चा की गई है। मैं 3 चीजों पे ध्यान लेके आना चाहता था। सबसे पहले कि 7.2% जो पलायन कर चुके हैं बिहार से और वो काम कर रहे हैं दूसरे स्टेट्स के अंदर, उनको कम से कम 3 दिन चाहिए होंगे आके वापस कोई भी डॉक्यूमेंट लाने में या सबमिट करने में। उसके अंदर 75 लाख से ऊपर, कुछ फिगर्स कह रही है इवन 92 लाख, ये नंबर हो सकता है। दूसरी चीज है कि 2 जगहें हैं जैसे पटना और बेगूसराय जहां पे बीएलओज ने आधार कार्ड को या राशन कार्ड को एक्सेप्ट कर लिया है। तो अगर उन्होंने वहां एक्सेप्ट कर लिया है और बाकी जगहों पे एक्सेप्ट नहीं करते तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। और तीसरी चीज है कि किशनगंज में वहां पे 2 लाख लोगों ने रेजिडेंसी की एप्लीकेशंस दी हैं। तो क्या वो इस समय के अंदर पूरी हो सकती है? प्रैक्टिकली नहीं। सो ये कहीं ना कहीं ये सारे इश्यूज जो है बाद में आ जाएंगे अगर बड़ा नंबर हो, अगर बड़ा नंबर आधार पर। एक आपने जो बात की उससे मुझे खबर याद आ गई। आज एबी टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर है कि आधार कार्ड तो कई जगह मांगे ही जा रहे हैं,
बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन आधार भी मांग रहा है, लेकिन सिर्फ आधार से वो किसी नतीजे पर पहुंचेगा ये जरूरी नहीं है। बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ आधार भी लोगों का लिया जा रहा है, ये खबर है। अब जरा कल जो हंगामा हुआ था पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को लेकर के, उसकी भी जरा हम बात कर लें। परसों रादर ये जो तस्वीर आई थी कि इनको चढ़ने नहीं दिया राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच के ऊपर, अब आप देखें सोशल मीडिया पर एक बाढ़ सी आई हुई है ऐसी खबरों की जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सिक्योरिटी वाले थे इनकी पहचान कांग्रेस पार्टी ने कर ली है, जिन्होंने पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को इस ट्रक के ऊपर चढ़ने नहीं दिया था, आज के बाद की राहुल गांधी की सिक्योरिटी में आपको दिखाई नहीं देंगे, तमाम तरीके की बातें। ये भी मैंने कहीं पढ़ा कि पप्पू यादव को दिल्ली बुलाया गया है, उनको मनाने के लिए राहुल गांधी जो है उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। तो क्या इतना बड़ा मामला है कांग्रेस पार्टी के अंदर बन गया है? त्रिपाठी जी क्या लग रहा है? बेइज्जती इतनी ज़्यादा होने के बाद भी अगर न बने, मतलब मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस पर टीवी पे कैसे सवाल ही आ सकता है। अरे भाई मामला क्या, इतना अपमान। और कन्हैया तो थोड़ा चतुर सुजान है, वो तो जैसे ही उसको वापस किया तो जल्दी से भाग के निकल गया। पप्पू यादव नहीं माने, बेचारे धक्का मुक्की में लड़खड़ा के गिर पड़े। हर टीवी चैनल पर वो बोल रहे थे, हर जगह बोला उन्होंने। तेजस्वी यादव को कहा कि वो तो उसकी औकात ही क्या है, वो तो जब मैं विधायक बन गया तब हुआ। ये अपमान तो बड़ा छोटा शब्द हो गया है जी। मतलब जिस तरह की बेइज्जती की जा रही है, और आप इसको यूं भी समझिए ना, हम लोग कल से जो बात कर रहे हैं, मैं वही सोच रहा था कि क्या लालू जी इतने कम कहें कि सामान्य वाले नेता हैं कि उसे पप्पू यादव और कन्हैया को बेइज्जत कर रहे हैं। अरे वो लगातार राहुल गांधी को कट्टुसाइज कर रहे हैं, वो राहुल गांधी को उनकी पॉलिटिकल हैसियत दिखा रहे हैं, उनका जो पॉलिटिकल एक तरह से कहें कि प्रभाव वहां हो सकता है, इंपैक्ट। राहुल गांधी की ही इजाजत से वहां क्या था, नौकरी दो पलायन रोको ऐसी यात्रा थी ना, उन्हीं की इजाजत से गई। जब कन्हैया को लालू जी पसंद नहीं करते हैं, उसके बावजूद राहुल गांधी ने एआईसीसी में एनएसयूआई का इंचार्ज कन्हैया को बना दिया। कन्हैया की लीडरशिप में कहा पदयात्रा निकालो। पप्पू यादव को लालू यादव कतई पसंद नहीं, एक समय उन्हीं का आदमी पप्पू यादव हुआ करता था, ढेर सारे आरोप थे अपराध के, गुंडागर्दी के सब आरोप थे। उसके बाद वो बाहर निकल कर आए। पप्पू यादव बेचारे कहते हैं कि हमारी तो एक बार हत्या तक कराने की कोशिश हुई थी। तो उसके बावजूद जब आप चेहरा बना रहे हैं, तो लालू जी का अपना तरीका, मतलब ये अपमानित केवल इनको नहीं कर रहे हैं, ये सीधे सीधे कांग्रेस को अपमानित किया जा रहा है कि भाई तुम जहां हो। और ये सब क्यों है? ये अपमान इतना रहेगा, थोड़ा सा सीट वीट मांगते डरेंगे। एक बात जो आप लोगों ने कल कही थी वो बात सही निकली मैंने, क्योंकि पप्पू यादव का आज मैंने बयान पढ़ा। उन्होंने कहा कि जो लिस्ट आई थी कि मंच पे कौन कौन रहेगा, उसमें तो हमारा नाम था भी नहीं। और उन्होंने कहा हम तो चढ़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे, हम तो ये देखने के लिए झांकने की कोशिश कर रहे थे कि राहुल जी ठीक से ऊपर खड़े कि नहीं खड़े। हम हंस रहे हैं, अब यही बोला उन्होंने। अब देखिए, हम तो ये देखना चाहते थे राहुल जी ठीक है कि नहीं है। अरे हमको नहीं जाना था ऊपर। ये वाला तो और आगे का हो गया। पप्पू भाई अब थोड़ा सा आप भी बचाइए, इतना ज्यादा न करिए। अब सचमुच मतलब कल परसों से लगातार जो आप मीडिया में छाए हुए हैं, पहले था कि आप ही लीडरशिप कर रहे हैं, अच्छा उसके बाद साहस देखिए, पप्पू जी का भी साहस गजब। कह रहे हैं कि बंद तो हम ही ने बुलाया, सब हमारे पीछे पीछे आए, और ऐसा पीछे पीछे आए कि उन्हीं को पीछे कर दिए। और भैया ट्रक में कहां देखना होता है, आगे खड़े हो जाते। राहुल जी तो ऊपर खड़े थे, कोई खिड़की तो झांकना नहीं था। आप तो चढ़ने का प्रयास कर रहे थे जिसमें धक्का दिया गया और आप गिर गए। ये अशोभनीय है, हंसी मजाक अपनी जगह है, लेकिन ये दोनों ठीक ठाक नेता हैं। पप्पू ने अपनी ताकत से चुनाव जीते हैं लंबे समय से लगातार, और कन्हैया कुमार भी, उसके बयान कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो भी एक नौजवान नेता के तौर पर वहां दिख रहा है। ये बहुत खराब काम किया है लालू जी और तेजस्वी यादव। अगली खबर, आज से सावन के महीने की शुरुआत हो गई है और पहला दिन है आज सावन का, और आज से कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। दिल्ली से लेकर देवभूमि उत्तराखंड तक हर जगह पर आपको इस वक्त महादेव की गूंज सुनाई देगी। लाखों की तादाद में शिव भक्त कंधे पर कांवड़ लिए निकल पड़े हैं। कांवड़ के रास्ते पर सुरक्षा के बड़े सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। पूरे रास्ते में सुरक्षा कर्मी लगे हैं, सीसीटीवी निगरानी के लिए लगाए गए हैं। रूट पर पड़ने वाली खाने पीने की दुकानों की लगातार चेकिंग हो रही है कि हंगामा ना हो कहीं पर। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट सैंपल्स ले रहा है। नॉन वेजिटेरियन खाना दुकानों पर ना मिले ना बने, इसकी भी ये भी देखा जा रहा है। कांवड़ यात्रा 9 अगस्त तक चलेगी। इन 28 दिनों में हरिद्वार से करीब 4.5 करोड़ कांवड़ियों के आने की संभावना है। अब इसे लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं होता या मेरी सरकार होती हो या आई आगे भविष्य में, तो हम कांवड़ियों को प्रॉब्लम ना हो और कांवड़ियों से किसी को प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए एक अलग कॉरिडोर बनाएंगे। हमारे कांवड़िया हैं जो आस्था के साथ एक परंपरा को निभाते हैं, कम से कम इनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना चाहिए था जो सुविधा मिलती, और जो सुविधा मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं दे पा रहे हैं लोग। अगर 9 साल में इन्होंने
कोई अच्छा कॉरिडोर कावड़ियों के लिए बनाया होता, जो सुरक्षित होता, जो हमारे वैदिक परंपराओं के तहत होता, खाना पीना उसी हिसाब से मिलता जो हमारी वैदिक परंपराओं में है। अगर ये वैदिक परंपराओं से जुड़ा हुआ हमारा अगर आयोजन है या आस्था का एक परिक्रमा या हम उसको यात्रा पे निकलते हैं, तो इनकी जिम्मेदारी थी कि वैदिक परंपराओं को मानते हुए कोई ऐसा कॉरिडोर बनाते जिसमें कावड़ियों को आराम करने का, उनके खाने पीने का, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करते। अब तो इन्होंने कॉरिडोर बनाया नहीं, मुख्यमंत्री जी QR कोड तो बना ही रहे हैं, इसके साथ साथ ये भी एक जियो जारी कर दें कि DMSP खाना स्वास्थ्य सेवाएं देखेंगे और CO और SDM उनके पैर वैर दबा के सेवा करेंगे। अब आप जो मुझे वैसे कह रहे थे वैसे ही कह दीजिए, टीवी पे ही कह दीजिए। नहीं, वो जो बात कर रहे हैं अखिलेश जी, वो तंज के साथ तो बात करते हैं। वो जितनी तारीफ कर रहे हैं, जितनी व्यवस्था कर रहे हैं, उसमें तंज शामिल है। और इस पर हमने पहले भी चर्चा की है कि कावड़ियों के लिए यदि एक कॉरिडोर नहीं भी हो तो एक कोई सिस्टम बनाना चाहिए कि दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशन नहीं हो। और ये उनकी सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है कि यदि एक्सीडेंट होते हैं, सड़कें चल रही हैं, तो उस पर कितनी व्यवस्था की जा सकती है। फूल बरसाने से ज़्यादा बेहतर है कि ये व्यवस्था कर दी जाए, कॉरिडोर बना दिया जाए या जो भी व्यवस्था जी है। और उसी जगह के जो रेस्टोरेंट्स हैं उन पर जो पाबंदी लगाना चाहती है सरकार, उस पर काम किया जाए, उससे दोनों का फायदा। क्योंकि देखिए, कावड़ियों को भी चोट ना लगे और जो आम आदमी है, जो भी है, गलती से भी टक्कर लग जाती है। कल भी हम देख रहे थे मुजफ्फरनगर में हो गया है। मुझे नहीं लगता कोई जानबूझकर वहां पर ये कर रहा है, लेकिन गलती से भी टक्कर लगती है तो उसका जो नुकसान हो रहा है। अखिलेश यादव की धार्मिकता पर अक्सर सवाल उठाते हैं, वो आज उनको बोलते हुए सुने तो आज तो उन्होंने कहा वैदिक परंपराओं का पालन होना चाहिए, कावड़ियों की आस्था का सम्मान होना चाहिए। एक चीज मैं ऐड कर दूं खबर, फिर उसके आप एक साथ ही दीजिएगा सर कमेंट। उत्तराखंड से इससे जुड़ी खबर की है, उस पर जरूर कंट्रोवर्सी होगी। वहां की सरकार ने एक ऑपरेशन काल नेमी शुरू किया है। काल नेमी कौन था? राक्षस, जिसने जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के लौट रहे थे, रास्ते में विश्राम के लिए उनको रोका और साधु बन के उनसे मिला। तो काल नेमी जो है हमारे यहाँ हर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी को धोखा देने के लिए अपनी पहचान छुपाता है। तो ये वहां पर ऑपरेशन काल नेमी क्यों चलाया गया, उसके पीछे उद्देश्य यही है कि वही कोई मुसलमान हिंदू बन के, एक साधु बन के अगर कोई काम करे, प्रपंच कर रहा हो लोगों को बहलाने फुसलाने का या उनका मतांतरण कराने का, धर्म परिवर्तन कराने का, तो उसको रोका जाए, खास तौर पर सावन के महीने के अंदर। मुझे लगता है ये अच्छा प्रयास है। देवभूमि में अगर ये हो रहा है कि भाई अगर कोई मुसलमान या कोई दूसरा धर्म परिवर्तन के लिए या दूसरे काम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो जांच होनी चाहिए। देखिए, कावड़े को लेकर भी अखिलेश यादव का बयान आया। भाई अब अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री है, तंज में जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन है तो सनातनी और वो अपने आप को सनातनी बताने की कोशिश कर रहे हैं। महाकुंभ भी नहाने गए थे, अब उन्हें 27 का चुनाव दिख रहा है। अब उनको लग रहा है कि सिर्फ MY समीकरण से चुनाव नहीं जीता जा सकता, मुझे दूसरे वोट बैंक भी लगेगा चुनाव जीतने के लिए। तो वो इसकी उनकी एक कोशिश है, लेकिन इस आसान नहीं होता। 28 दिन की जो यात्रा होती है कावड़ियों की, उसके लिए पूरा एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया जाए, बहुत मुश्किल होता है। और आप पिछले साल की घटना शायद आपको एक बार याद दिला दूं, हरिद्वार में कोशिश की थी एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाने की, उस रूट से कुछ कॉरिडोर से कावड़े निकले नहीं। ट्रैफिक पुलिस वालों ने कहा कि भाई आपका रूट है, आप यहां से निकले, उनकी बहस हो गई। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस वालों को पीट दिया कि आप हमको रोकोगे नहीं, हम इस रास्ते से जा रहे हैं। तो कावड़ियों का जो गुस्सा भी होता है इस समय, जिस आज भी हुआ ना, हमने खबर दिखाई, वो हेडलाइन में मैंने पढ़ रहा था। बिल्कुल, कावड़ी पुलिस की गाड़ियों पर डंडे चलाए, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा। और कल परसों तो वो मोटरसाइकिल वाले को पीट दिया। वो तो पुलिस वाले मोटरसाइकिल हटा रहे थे, तो पुलिस वाले की किस्मत है कि वो पिटने से बच गया, शुक्र मनाना चाहिए, वरना पुलिस वाले भी आमतौर पर पुलिस भी नहीं उलझती कावड़ियों से। कावड़ी से इस समय कोई नहीं उलझता। अब जब मालूम है कि जब कावड़ियों इस समय जब निकल रहे तो उनका अलग ही इस तरह का व्यवहार रहता है, लेकिन कावड़ियों को भी थोड़ा धैर्य संयम का इस्तेमाल करना चाहिए। छोटे रास्ते हैं, सड़कें, अगर कोई स्कूल जा रहा है, बच्चों को छोड़ने आ रहा है, जरा से अगर मोटरसाइकिल टच हो गई, किसी का हाथ लग गया, तो इतना हिंसा आप मत कीजिए। आप शिव के भक्त हो भाई, आप अपना धर्म देखिए। आप इस तरीके से हिंसा करोगे तो कैसा? बाकी जो सुझाव दिया अखिलेश यादव ने, सरकार इस पर सोचे क्या इसको लागू किया जा सकता है? शॉर्ट में प्लीज। कॉरिडोर बनाने का कई जगह पर काम किया गया है, पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन सवाल ये है कि ये सारे काम अखिलेश जी को अभी याद आ रहे हैं। हो सकता है अभी वो कहें कि राम मंदिर को और भव्य बनाएंगे जब वो, लेकिन पहले दर्शन तो कराएं। चलिए, आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर आपको एक अच्छी बहुत एक रिपोर्ट दिखाते हैं। डिटेलिंग बहुत है, डेटा बहुत है, बहुत सारे आंकड़े हैं, आपको शायद इंटरेस्टिंग लगे। दुनिया के अंदर किस धर्म की आबादी के लोग सबसे ज्यादा हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है, किस धर्म से जुड़े लोगों की आबादी सबसे तेजी से बढ़ रही है, किसकी आबादी घट रही है, ये सारा का सारा डेटा जो है दिया है प्यू रिसर्च सेंटर की एक स्टडी में। इसके मुताबिक
साल 2010 से लेकर 2020 के बीच दुनिया भर में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों की आबादी का एक एनालिसिस किया गया, जिसके मुताबिक मुस्लिम आबादी पूरी दुनिया में 34 करोड़ 70 लाख की वृद्धि के साथ बढ़कर अब 194 करोड़ 60 लाख हो गई है। मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, तो पूरी दुनिया में मुसलमान कितने हो गए? 194 करोड़ 60 लाख। डेटा बहुत सारा है, इसलिए सुनते रहिएगा। इसके साथ साथ मुस्लिम समुदाय की वैश्विक हिस्सेदारी, मतलब दुनिया की कितने प्रतिशत दुनिया की आबादी का मुसलमान है, वो है 25.6। मतलब हर चौथा आदमी दुनिया में वो मुसलमान है, वो इस्लाम को मानता है। हिंदुओं की अगर बात करें, हिंदुओं की वैश्विक हिस्सेदारी टोटल आबादी में है 15%। इस दर पर हम स्थिर बने हुए हैं। मतलब 10 साल पहले भी जो डेटा लिया गया था उसमें भी हम 15% थे दुनिया की आबादी का, आज भी नहीं। मतलब ना परसेंटेज में ना हम बढ़े ना घटे, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर की अगर बात करेंगे तो हिंदुओं की संख्या घट गई है। रिसर्च में पाया गया है कि 2010 से 2020 के बीच हिंदुओं की आबादी में 12.6 करोड़ की वृद्धि हुई है और यह बढ़कर 115.8 करोड़ हो गई, लेकिन वृद्धि दर जो है वो स्लो डाउन हो गई है। ऐसी ईसाई समुदाय को लेकर के डेटा जो आया है वो बता रहा है वो दुनिया में अभी भी नंबर 1 पर आबादी में दुनिया भर में ईसाई समुदाय है। तो नंबर 1 पर ईसाई समुदाय, नंबर 2 पर मुसलमान, नंबर 3 पर हिंदू। लेकिन यहाँ कैच ये है कि हिंदू आबादी जो है चुनिंदा देशों के अंदर है और उसमें भी भारत में ही है सबसे ज़्यादा। बाकी थोड़े कई मुल्कों में थोड़ी थोड़ी आबादी है, लेकिन मुसलमानों के तकरीबन 50 से ज़्यादा देश हैं। ईसाई बहुल जो हैं वो उससे भी ज़्यादा हैं, दुनिया भर के अंदर देश हैं। और इसके अलावा बाकी जो धर्म हैं उनके बारे में भी ये सारा डेटा यही बता रहा है कि अब जहाँ तक आबादी बढ़ने की रफ्तार है, तो इस्लाम जिस तेज़ी के साथ बढ़ रहा है या इस्लाम के मानने वालों की आबादी जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, उसके करीब भी इस वक्त पूरी दुनिया में किसी और धर्म के लोग दिखाई नहीं देते हैं। त्रिपाठी जी, जब तक मैं कुछ और डेटा ढूंढता हूं इसका। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि ये ऐसी चीज़ है जो जिसको हम कहें कि ओपन सीक्रेट है और कई बार ये थ्रेट के तौर पर भी इसीलिए दिखता है। क्यों दिखता है? हम कह रहे हैं कि धरती इतनी बड़ी है, संसाधन इतने ही हैं, अगर हर कोई अपनी आबादी को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है तो मुस्लिमों की आबादी क्यों नहीं कम हो रही है? मुस्लिम देश जो हैं वहां से दूसरे देश में जाते हैं और वो माइग्रेंट के तौर पर, चूंकि उनको लगता है कि जितने हाथ होंगे उतना काम होगा, तो वो और ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। जो बेहतर होते जाते हैं उनके बच्चे उन सोसाइटीज में कम हो रहे हैं, यानी एक बच्चा या 2 बच्चा, तो जो TFR कहा जाता है कि रिप्लेसमेंट रेट 2.1 होना चाहिए, उससे नीचे हम आ गए और विशेषकर हिंदू तो उससे नीचे आ गए। हिंदुओं का देश एक ही है, उसके इर्द गिर्द जो है आप कह सकते हैं नेपाल पहले एक हुआ करता था और भारत को भी कई लोग तो इस पे भी नाराज हो जाएंगे कि हिंदुओं का देश है तो सो कॉल्ड सेकुलर देश है। लेकिन खतरा कहाँ है? खतरा असली है जो जलालुद्दीन जैसे लोगों से दिखता है। खतरा असली है जो अलग अलग देशों में, जिसको हम कहते हैं ना कि माइग्रेंट के तौर पर वहां पहुंचे मुस्लिम और उस देश की कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन गए। लंदन जैसा शहर, अमेरिका, फ्रांस, उन शहरों में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वो भी इस जनसंख्या विस्फोट से जब तक आप जोड़कर नहीं देखेंगे तब तक इसको ठीक से समझना मुश्किल होगा। अगर 800 करोड़ में से 200 करोड़ अगर मुसलमान हैं, और किसी को इससे ऐतराज नहीं हो सकता है कि मुसलमान हैं, लेकिन क्या जो शेयर्ड, जो जिसको हम कहते हैं कि चिंताएं हैं जो परेशान करती है धरती पर, क्या उन चिंताओं में मुसलमान शामिल नहीं है? क्या मुस्लिम देश उस तरह से नहीं सोचते हैं, मुस्लिम उस तरह से नहीं सोचता है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं आगे फिर आपके लिए ये डेटा पढ़ रहा हूँ। एक्चुअली भास्कर ने इस पर बहुत डिटेल में एक आर्टिकल लिखा है। मैंने आपको आबादी के बारे में बताया था, तो ईसाई आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा 230 करोड़, हिस्सेदारी प्रतिशत में 28.3% दुनिया की आबादी का। मुसलमान 200 करोड़ से ऊपर 25.6% हिस्सेदारी। नास्तिक, इसके बाद जो तीसरी सबसे बड़ा जो चंक है वो नास्तिकों का है। नंबर 1 पर क्रिश्चियंस, नंबर 2 पर मुस्लिम, नंबर 3 पर नास्तिक, जो 190 करोड़ है पूरी दुनिया के अंदर और 24% दुनिया जो है वो नास्तिक है। इसके बाद आता है हिंदुओं का नंबर जो 120 करोड़ है और हमारी 15% आबादी है हिंदुओं की। बौद्ध दुनिया में केवल 30 करोड़ हैं, अन्य 20 करोड़ हैं, यहूदी केवल 1 करोड़ है। तो हमारे यहाँ जो पाए जाने वाले और धर्म हैं, मतलब सिखिज्म है, जैनिज्म है, उनकी तो मतलब दुनिया में तो कहीं नीचे बहुत नीचे जा रहे हैं वो। बिल्कुल। एक दो चीज मैं इसमें कहना चाहता था। अगर आप जाएं यूरोप के अंदर आज, तो देखेंगे मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है
और इसका उनके जो सोशल कोहेजन के अंदर जो है, स्ट्रक्चर के अंदर भी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। उनके देश के लोग इनके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि जॉब तो छोड़िए, जो सोशल फैब्रिक है वो टूटता जा रहा है और वायलेंस बहुत बढ़ रहा है। अगर आप देखें यूके के अंदर भी ये कहने लग, अब लोग कह रहे हैं कि हो सकता है अगला प्राइम मिनिस्टर या अगले सीनियर जो कैबिनेट है वो ज्यादातर मुस्लिम्स की होगी। और सेम यूरोप के अंदर हर जगह पे अगर आप देखें उनकी परसेंटेज जो इतनी बढ़ रही है कि अब वो एक डिसाइसिव एलिमेंट बनते जा रहे हैं, जो डिसाइड कर सकते हैं कि उस देश को कैसे रन किया जाएगा। और एक सिक्योरिटी के साथ अगर कोई भी आतंकवाद का हमला है, मेजर है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो वो आता है एक ही जगह से, पाकिस्तान हो गया या ईरान में, यानी कि उसका इस्लामिक फुटप्रिंट होता है। तो अगर ये सबको जोड़ के देखें तो ये कहना है कि अगर देशों के अंदर इन्फ्लुएंस लॉबी बढ़ रही है, पहले जूस को कहते थे, अब वो मुस्लिम लॉबी। असली सवाल सर वही है कि मतलब इस आबादी में जो है वो जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है वो कितना कम से कम जो है उसको किया जा सकता है, चेक में रखा। अगर उसको हम चेक में रखें तो हो सकता है कि जो ऑर्डिनरी मुस्लिम है वो भी अपने आप को अच्छी तरह जी सके, सुकून से रहेंगे। नहीं सर, लेकिन ये भी तो बात करी ना कि मुस्लिम और ईसाई तो दुनिया भर में मतांतरण कर रहे हैं ना, इसका भी तो सवाल खड़ा होना चाहिए। मैं उसका जवाब इस डेटा में देता हूं, 1 मिनट आपको। 10 वर्षों में 2010 से 2020 के बीच मुसलमानों की आबादी 1.7% ज्यादा हो गई, हिंदुओं की आबादी 0.1% कम हो गई, ईसाई आबादी 1.8% डाउन हो गई। अब आते हैं आगे, जो भी आप बात कह रहे थे वो दरअसल जुड़ी हुई है फर्टिलिटी रेट से। दुनिया में अगर इस्लाम सबसे तेजी से बढ़ रहा है तो इसके पीछे वजह क्या है? इस्लाम के मानने वालों की आबादी बढ़ने के पीछे का क्या कन्वर्जन एक वजह है? इस रिपोर्ट में कन्वर्जन को वजह नहीं बताया गया। इस रिपोर्ट के हिसाब से फर्टिलिटी रेट जो है महिलाओं का, वो इसके लिए जिम्मेदार है। मतलब एक महिला अपने जीवन में औसत कितने बच्चों को जन्म देती है। मुसलमानों में वो फर्टिलिटी रेट है 3.1, ईसाई फर्टिलिटी रेट है 2.7, हिंदू फर्टिलिटी रेट है 2.4। तो इस लिहाज से आप देखें तो मुस्लिम आबादी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि मुस्लिम महिलाएं ज्यादा बच्चों को जन्म देती है और धर्मों की महिलाओं के बनिस्बत, उनकी तुलना के अंदर। एक इंटरेस्टिंग डेटा इसके अंदर है कि दुनिया में अब आबादी बढ़ रही है, ये बात एक ठीक होगी। जो आबादी है उसमें किस आयु वर्ग के लोग सबसे ज्यादा हैं? इंपॉर्टेंट फैक्टर 80% मुस्लिम आबादी की उम्र 50 साल से नीचे है। इंपॉर्टेंट है, 80% मुसलमान 50 साल से कम उम्र के हैं। मतलब वो आबादी बढ़ाने में योगदान ज्यादा दे सकते हैं। मुस्लिम लोग जो हैं वो भी नौजवान, मिडिल एज लोग या 50 साल तक के लोग वो आबादी बढ़ा सकते हैं। और 33% लोग उसमें 14 साल से कम उम्र के मुस्लिम आबादी में जी। तो मतलब 5 साल बाद वो आगे फिर रिप्रोडक्शन साइकिल में आएंगे। तो वो उसको है, उसमें 2 कारण उसमें बताए गए हैं। एक ये यंगर एज वाला, और दूसरा माइग्रेशन भी उसमें एक बड़ा कारण है, जिसकी अमेरिका चिंता कर रहा है कि अमेरिका में 2030 में 62 लाख मुस्लिम्स होंगे। उस प्यू सर्वे में बताया गया कि जो अभी तक मिडिल ईस्ट और ये जो सारे देश थे जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी थी, बाकी ज़्यादातर देशों में अल्पसंख्यक के तौर पर है, लेकिन अमेरिका और ज़्यादातर देशों में माइग्रेशन की वजह से ये आबादी बढ़ी है। सर हाँ सर, सॉरी ये क्योंकि थोड़ा सा ये डेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे। ये डेटा सुनिएगा जरा इसको आप। नास्तिक हमने आपको बताया तीसरा बड़ा धर्म दुनिया में नास्तिक है, 190 करोड़। ठीक, अब सवाल ये सबसे ज्यादा नास्तिक किस धर्म को माने? मतलब जब व्यक्ति जन्म लेता है तो किसी धर्म, किसी उस परिवार का तो कोई मजहब होता ही है ना, तो पैदा होते ही तो उस पर एक रिलीजन तो उसके साथ नाम के साथ जुड़ ही जाता है। बाद में वो कहता है कि मुझे इसको नहीं मानता, मैं नास्तिक हो गया। किस धर्म में सबसे ज्यादा नास्तिक है? ये डेटा आप देखेंगे आपको, मतलब मुझे भी थोड़ा सा ये रिविलेशन था। जैनों की बात करें, जैन उसमें 17% लोग कहते हैं हमें भगवान में थोड़ा कम विश्वास है और 1% कहता है कि हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है। तो कम विश्वास नहीं और बिल्कुल विश्वास नहीं की संख्या 18%। बौद्धों में यह संख्या जो है वो है 24% प्लस 33%, ये हो गया 57%। मतलब 57% बौद्ध ये कहते हैं कि हमें या तो बहुत कम यकीन है या हम यकीन ही नहीं करते ईश्वर में। इसके बाद आइए सिखों में 12% लोग कहते हैं कम विश्वास है, 6% कहते हैं मैं बिल्कुल विश्वास नहीं है, ये संख्या हो गई 18%, उतनी ज्यादा नहीं है। फिर आइए ईसाइयों में, यहां 20% लोग कहते हैं कम विश्वास, 2% कहते हैं बिल्कुल नहीं, ये हो गई 22%, थोड़ी ज्यादा। अब आए मुसलमानों में,
12% लोग कहते हैं हमें भगवान में, ईश्वर में कम विश्वास है, और 9% कहते हैं हमें बिल्कुल विश्वास नहीं। मतलब 9% मुसलमान नास्तिक हैं और 12% नास्तिक होने की ओर है। ये 21% संख्या है पूरी दुनिया के मुसलमानों की। 21% संख्या कह रही है कि हमें ईश्वर में बहुत कम यकीन है या हमें यकीन ही नहीं है। और हिंदुओं में भी ये संख्या 20% के करीब है। तो इस लिहाज से आप देखें तो एवरेज बराबर है। हिंदू, ईसाई, मुसलमान में भगवान को ना मानने वाले लोगों का एवरेज लगभग बराबर आता है। एक बड़ी खबर ये भी एक अच्छी, मतलब इंटरेस्टिंग खबर है कि भाई ज़्यादातर ईसाई जो लोग हैं उन लोगों नास्तिक में कन्वर्ट हुए, मतलब जो ईसाई धर्म में पैदा हुए लेकिन बाद में वो नास्तिक बन गए। एक बड़ा वर्ग इसका है। और मुसलमान को लेकर जो सर्वे में आया है कि भाई वो नास्तिक बने, ये एक बड़ी, मतलब एक आश्चर्यजनक खबर है कि बहुत अपने धर्म के लिए बहुत कट्टर मुसलमान माने जाते हैं। और 21% अगर कम नास्तिक और बिल्कुल नास्तिक अगर बताए जा रहे हैं, और यूके और पश्चिम में 40%, अमेरिका और यूरोप में सबसे ज्यादा नास्तिक हैं। और यूके और फ्रांस में तो 40% लोग अपने आप को नास्तिक मान रहे हैं। उनकी संख्या बढ़ती जा रही लगातार। भारत के अंदर भी इनकी संख्या लगातार, नास्तिकों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक रिपोर्ट बहुत अच्छी आई, इसमें सभी धर्मों को लेकर जिसने अंदर दिया। अब जरा अंत में बस एक चीज, ये एक डेटा ये बताता हूं, फिर अगली खबर पर हम बढ़ेंगे। भारत में हिंदुओं में किस देवी देवता या ईश्वर के स्वरूप को लोग सबसे ज्यादा पूजते हैं या मानते हैं? राम, कृष्ण, काली, किसको? 44% लोग सबसे ज्यादा भगवान शिव में आस्था रखते हैं, ये सर्वे कह रहा है। नंबर 2 पर आप बताइए कौन से भगवान जी होंगे? हनुमान जी। शिव जी के बाद है हनुमान जी। 35% लोग हनुमान जी में यकीन रखते हैं। इसके बाद नंबर आता है गणेश जी का। 32% लोग अपने इष्ट जो है इष्ट रूप में गणेश जी को देखते हैं। उनके बाद लक्ष्मी जी को 28%, उनके बाद कृष्ण जी को 21% लोग, देवी काली को 20% लोग। ये एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब ऐसे आप कहेंगे कि तो मैं 200% तक बता दूंगा आपको। मतलब ये है कि भाई पहला ये पहले इनको मानते हैं, फिर किसी और को बाद में। तो काली को सबसे नंबर पर पूजने वाले लोग 20% हैं और 17% भगवान राम में यकीन रखते हैं। अब ये तो खैर हनुमान जी भारी पड़ गए राम पे, हनुमान जी राम पे भारी पड़ गए। हाँ, नहीं तो शिव जी में सबसे ज्यादा आस्था रखने वाला है, उनके बाद हनुमान जी में। यार ये बहुत मजेदार इंटरेस्टिंग डेटा था। आगे बढ़ते हैं। हमने धर्मों की बात की है तो धर्म को लेकर ही एक बयान आया है, और बयान दिया राजनीतिक आदमी ने। आप बयान सुनिए और तय कीजिए कि क्या ये बयान विवादास्पद है, क्या ये बयान नहीं होना चाहिए था, या ठीक है अगर उन्होंने अपनी राय रखी है तो। ये बयान दिया है शुभेंदु अधिकारी ने, जो कि बंगाल में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। शुभेंदु अधिकारी ने दरअसल उस मुलाकात पर टिप्पणी की जो ममता बनर्जी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बीच में कल हुई है। उमर अब्दुल्ला बंगाल गए थे, वहां उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद उनको कश्मीर आने का न्योता दिया, और ममता बनर्जी ने कहा कि मैं दुर्गा पूजा के बाद कश्मीर आऊंगी। अब इस पर शुभेंदु अधिकारी ने यह कहा कि मैंने कश्मीर में जिन लोगों की पहलगाम में हत्या की गई उनके परिवार के आंसू देखे हैं। मैंने देखा है कि उनको कितना दर्द, कितनी तकलीफ दी गई है। किसी उस जगह मत जाओ जहां पर मुस्लिम जो है मेजॉरिटी में, और कश्मीर तो बिल्कुल मत जाओ। जम्मू कश्मीर भी जाना है तो जम्मू जाओ, कश्मीर मत जाओ। जहां बहुतायत में मुसलमान हो उस जगह पर घूमने मत जाओ। ये मैं, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं सीरियस आदमी हूं, इसीलिए ये बात कह रहा हूं, मेरी बात को सुनिए। आप सुनिए जरा। आज भी मैं बता रहा हूं, जिस तरीके से पहलगाम इंसिडेंट का बाद बीटन अधिकारी का स्त्री समीर गो का स्त्री बताया था, तब मैं बंगाल का जो टूरिस्ट है उनको मैं सुझाव दिया, आप थोड़ा डेमोग्राफी देख के जाइए। आपको हिमालय को दर्शन करना चाहिए तो उत्तराखंड और इसमें जाइए ना, हिमाचल में जाइए, डेमोग्राफी देख के जाइए। ये मेरा पर्सनल सुझाव है। मुस्लिम बहुल एरिया में वो वस्त्र उतार के हिंदू ढूंढ ढूंढ के मारा, इसलिए मैं तो पहले इंसान हूं ना, पहले इंसान हूं। वो क्या करता है, जब मुसलमान के ऊपर जब कोई टिप्पणी आएगा तब उसका इरिटेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। ये पार्टी का नाम टीएमसी हो सकता है, वो जो काम कर रहा है मोहम्मद अली जिन्ना सुराबुर्दी का काम। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने अपने बयान में यह भी कह दिया कि मैं ये बात निजी कैपेसिटी में कह रहा हूं, ये मुझे पार्टी के नेता के तौर पर इस वक्त ना देखा जाए, लेकिन देखा तो जाएगा। वो पार्टी के बड़े नेता हैं और वो कह रहे हैं कि किस लिए डेमोग्राफी देखकर जाओ, मुस्लिम बहुल इलाके में मत जाओ।
तो अब क्या इनकी पार्टी को पसंद आएगा ये बयान? त्रिपाठी जी क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, सार्वजनिक तौर पर सार्वजनिक जीवन में आप निजी कहकर किसी बयान को इससे नहीं बच सकते हैं, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हैं, नेता विपक्ष हैं, तो ये बयान उसी तरह से देखा जाएगा। और बंगाल के चुनावों की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी समय है, अगले वर्ष है, लेकिन फिर भी इसको उसी तरह से देखा जाएगा कि शुभेंदु अधिकारी हिंदू ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है, ऐसा बयान नहीं आना चाहिए, ये बयान ठीक नहीं लगता है कि मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके में आप न जाइए, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है, और वो पॉलिटिकली और विशेष करके कहें कि अगर सोसाइटी के तौर पर, सोशल अगर उस नज़रिए से देखें तो बहुत बड़ा हो जाता है। क्या सचमुच नहीं है कि इस देश के अलग अलग हिस्सों में अगर मुस्लिम मेजॉरिटी है तो वहाँ हिंदू जाने से डरता है? क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं है कि वहाँ कानून व्यवस्था का मुद्दा सबसे खतरनाक होता है? और कई बार हम इसको देखते हैं तो कम्युनल टाइप बात लगने लगती है कि भाई आप हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में भाषा विवाद हुआ तो उसमें आ गया कि आप मुस्लिम इलाके में जाकर दिखाओ। ये मुस्लिम इलाके वाली मेंटेलिटी कब खत्म होगी? अगर वो नहीं खत्म होगी तो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है और हम वो देख रहे हैं कि आखिर स्थानीय लोगों ने उनको अपने घर में रखा, वहां वो छुपे रहे, पूरी तरह से उनको पकड़ा नहीं जा सका, और अभी भी ऐसी घटनाएं हो जाती, तो ये चिंता में डालने वाली हैं। और उसका दूसरा पहलू ये है कि ये जो मुस्लिम सोसाइटी है उसकी तरफ से भी आना होगा, मुस्लिम सोसाइटी को घटवाइजेशन से बाहर आना होगा। और एक बात और जरूरी बात, बार बार हम ये कहते हैं कि सरकार कितने कश्मीरी हिंदुओं को वापस ले जा पाई, ये सवाल हम क्यों नहीं पूछते हैं कि जिसने सेब बागान से लेकर दुआर दलान, घर पर, दुकान पर, सब पर कब्जा कर लिया, वो मुसलमान क्यों नहीं छोड़ रहा है वो कब्जा? तो शुभेंदु का बयान ऐसे ठीक नहीं लगता है, सार्वजनिक नेता को ये बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बोला है वो चिंता दूसरी है, उसको भी सुनना चाहिए। मुझे लगता है कि बंगाल के जो स्थानीय पॉलिटिक्स है उसकी भी एक बड़ी भूमिका है शुभेंदु अधिकारी के बयान में। श्रमिक भट्टाचार्य अभी भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष बन गए। सर, आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, मैं अभी इसको ठीक करते हैं, फिर बात करा आपकी पूरी में लेता हूं। लेकिन सवाल यह है कि शुभेंदु अधिकारी क्या अपनी पार्टी जिसकी केंद्र में सरकार है उसकी नीतियों के खिलाफ हो गए हैं? क्या अब सरकार ने 370 हटाया वहां पर, तो क्यों हटाया? कश्मीर के लोगों को भारत की मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। आज अब आप कहते हो कि 2.5 करोड़ लोग लगभग पिछले साल वहां पर टूरिस्ट बन करके गए थे, इससे वहां की इकोनॉमी इतनी उठी है, तो क्या शुभेंदु अधिकारी उसके भी खिलाफ हैं? भाई बगैर हिंदू मतलब और राज्यों से और हिंदू लोगों के या गैर मुसलमान लोगों के वहां जाए तो टूरिज्म में इतना बड़ा इजाफा नहीं हो सकता था। सिर्फ मुसलमान तो घूमने नहीं जाता होगा कश्मीर, तो क्या वो उसके भी खिलाफ है? क्या ये देश के हित में नहीं है कि कश्मीर तरक्की करे और देश के और राज्यों के साथ जैसे रहते हैं मिलजुल कर सभी लोग, सारे भारतवासी, वैसे कश्मीर के कश्मीरी लोग भी रहें? सर नहीं, ये सारा जो शुभेंदु जी ने कहा उस पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि वो क्या राय रखते हैं उनके नेता के लिए, पहली बात। दूसरी बात, मुझे लग रहा है वो अमित शाह जी को चैलेंज कर रहे हैं कि कश्मीर में मत जाइए। इसका मतलब कश्मीर के हालात ठीक नहीं है, वहाँ आर्टिकल 370 हटाने के बाद भी हालात नहीं सुधरे हैं। 2.5 करोड़ यदि टूरिस्ट जा रहे हैं उसके बाद भी हिंदुस्तान के लोगों को कश्मीर पर भरोसा नहीं है। बंगाल की पॉलिटिक्स तो छोड़ दीजिए, वो तो सारी चर्चा हो ही गई और वो तो अपरेंट है, उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है कि बंगाल के चुनावों को ध्यान में रखते हुए शुभेंदु जी कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस पर हमें टिप्पणी करने की ज़रूरत ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए। और मैं तो ये मानूंगा कि यदि शुभेंदु अधिकारी पर भारतीय जनता पार्टी टिप्पणी नहीं करती तो ये भारतीय जनता पार्टी के बयान के तौर पर देखा जाना चाहिए। वैसे मुझे भी लगता है कि इस पर जरूर बीजेपी का कुछ रिएक्शन आएगा। देखिए, मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों से निकले हुए या राष्ट्रीय सेवक संघ के संस्कारों से निकले हुए नेता तो है नहीं, टीएमसी से आए हुए, तो टीएमसी की राजनीति जिस तरीके से वो करते थे कि मैंने जो बोला वो ब्रह्म वाक्य है, वैसी वो राजनीति चाहते हैं। वो चाहते थे कि प्रदेश अध्यक्ष उनके हिसाब से बने, वो किसी और के लिए पैरवी कर रहे थे। राष्ट्रीय सेवक संघ के पसंद के राज्यसभा सांसद श्रमिक भट्टाचार्य को प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया, तो अब उनको ये लग रहा है कि प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी और संघ से भी इनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग वहां पर नहीं है। विपक्ष नेता इन्हें लगता है कि भाई अमित शाह जी का मेरे पर हाथ है और मैं विपक्ष का नेता हूं, तो बंगाल की पार्टी मेरे हिसाब से चलेगी, जैसे मैं चाहूंगा वैसे बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हकूंगा। मुझे लगता है अभी वो टीएमसी की जो राजनीति है जी, उससे वो बाहर निकल के नहीं पाए और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुझे लगता है परेशानी बंगाल के अंदर खड़ी कर रहे हैं। अगर इसी तरीके ये एक एम्बैरेसमेंट होगा बीजेपी के लिए, निश्चित रूप से होगा। इसके पहले भी बयान दे चुके थे, इसके पहले उन्होंने बयान दिया था कि अल्पसंख्यकों का जो मोर्चा है उसको खत्म कर दिया जाए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो जहां प्रधानमंत्री मोदी बता रहे हैं कि भाई आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद से कितने पर्यटक देश के अंदर जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, कितनी सुविधा हो रही है, उसके बाद आप लोगों से कह रहे हो कि आप जम्मू कश्मीर मत जाओ, ये निश्चित रूप से नुकसानदायक है पार्टी के लिए। बिल्कुल। वैसे ये देखा जाए
है तो आसिम मुनीर को बड़ा अच्छा लगेगा ये वाला सेंटेंस। क्यों लगेगा? वो हमेशा से कहता आया है कि हिंदू मुस्लिम साथ साथ नहीं रह सकते हैं। वो कहता है कश्मीर उनकी जुगलर वेन है। वो कहता है कि कश्मीरीज नहीं रहना चाहते, जबकि अगर आप देखें पहलगांव अटैक के बाद सबसे ज्यादा जो प्रोटेस्ट हुए थे वो कश्मीर के अंदर ही हुए थे। लोग सड़कों पे आए थे, उन्होंने वहां पे दिए भी जलाए थे, उन्होंने कहा था कि हमें ये आतंकी हमले फिर से नहीं चाहिए। ये अलग बात है कि वहां पे ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो मदद करते हैं इसमें, लेकिन आज कश्मीर काफी देर से बदल रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है भारत के साथ, जो हम चाहते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन बढ़े। और साथ में 2 करोड़ जो आपने बताया था 35 लाख के करीब जो गए थे पिछली बार टूरिस्ट, अब वापस टूरिस्ट आ रहे हैं वहां पे। ये उमर अब्दुल्ला ने बताया था कि वहां वापस टूरिस्ट आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं। अब देखिए इतनी बड़ी जो यात्रा हो रही है, अमरनाथ यात्रा, कितनी सेफली हो रही है। पहलगाम का हमला हुआ ही क्यों था? क्योंकि पाकिस्तान को यही तो अच्छा नहीं लग रहा, यही अच्छा नहीं नॉर्मल सी हो रही है। एब्सोल्युटली राइट। अब ये शुभेंदु अधिकारी पर देखें उनकी पार्टी क्या कहती है। एक आप, क्योंकि यहाँ प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा हुई तो मैं वो उसकी जुड़ी खबर आपको दे देता हूँ। बीजेपी के एक बड़े फायर ब्रांड नेता हैं, बड़े कंट्रोवर्शियल नेता हैं, टी राजा, तेलंगाना के विधायक भी हैं, वहाँ की हैदराबाद की गोशामहल कॉन्स्टिट्यूंसी से। इन्होंने कहा था, वहाँ नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो इन्होंने कहा कि मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता और ये पार्टी का नुकसान करने वाले लोग हैं और मैं पार्टी का हितैषी हूँ, तो मैं अपना इस्तीफा देना चाहता हूँ, मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लें, फिर पार्टी जैसे चलानी है वो चलाएं। तो लगा था कि टी राजा चूंकि विधायक भी हैं, हैदराबाद ओवैसी के गढ़ में जाकर के वो चुनाव जीतते भी हैं, तो पार्टी हो सकता है रीथिंक करेगी, इनको मनाने की कोशिश करेगी। लेकिन अब खबर आई कि टी राजा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। कैसे देख रहे हैं सर इसको समीर? नहीं, मुझे लग रहा है कि ठीक है, आप कट्टर हिंदुत्व की बात करते थे, लेकिन अब पार्टी की लाइन भी होती है। अगर आप पार्टी के डिसिप्लिन के अगर खिलाफ जाओगे तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत स्वीकार नहीं होता, कितना भी बड़ा लीडर हो। कई ऐसे बड़े लीडर है जो जिन्होंने पार्टी लाइन क्रॉस की तो पार्टी से निकाला गया। उमा भारती इसमें रही, येदियुरप्पा रहे, कई तमाम कल्याण सिंह जैसे नेताओं को भी निकाल दिया गया था पार्टी ने। टी राजा भी पहले पार्टी से निकाल दिए गए थे, बाद में फिर वो पार्टी में अभी चुनाव के पहले आए थे। और अब जिस तरीके से उनका इस्तीफा स्वीकार हुआ है, मुझे लग रहा है कि ठीक है, अब आप पार्टी लाइन के बाहर नहीं जा सकते। और जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, भाई संगठन का निर्णय है कि किसे प्रदेश अध्यक्ष बनाना है, एक व्यक्ति विशेष काम की पसंद पार्टी के ऊपर नहीं चल सकती। आप चाहो कि मैं जो बोलूंगा पार्टी के अंदर होगा, तेलंगाना में मैं सबसे बड़ा हिंदुत्व का चेहरा हूं, तेलंगाना में मैं जो कहूंगा उसी तरीके से पार्टी रन करेगी, तो ये गलत था। मुझे लग रहा है पार्टी ने ठीक निर्णय लिया, डिसिप्लिन पार्टी में रहना बहुत जरूरी है। शुभेंदु और दोनों का मामला एक ही है। शुभेंदु भी इसीलिए नाराज है कि वहां पर उनका अध्यक्ष बनाने की जो एक्सरसाइज हो। सर आज समय इतना ही इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, कमर बहल साहब आपका, और बहुत शुक्रिया समीर जी आपका भी।